इसलिए वो अंतर बना रहता है। तो उस अंतर को कैसे मिटाएं और कैसे फिर से हमारे जीवन में, परिवारों में सुख शांति हो, उसका ये एक सार्थक प्रयास हो रहा है। तो मैं अरुण भाई जी से निवेदन करूंगा कि प्रश्नों के हिसाब से और माता पिता को देखते हुए जो उन्होंने सोचा है इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। ओम शांति। आप सभी को सबसे पहले तो आज नेशनल पेरेंट्स डे की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज हम एक बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं कि कैसे हमारे पेरेंट्स और हमारे युवा जो उनके बच्चे हैं इस 21वीं शताब्दी के अंदर अपना जीवन जी रहे हैं। उस जीवन को जीने के साथ साथ हम इतने एडवांस हो गए हैं कि हर चीज़ हमारे कदमों में विज्ञान ने बटन पर आधारित कर दी है। बटन दबाते हैं, बिजली, पानी, हवा हमारी सेवा में आ रही है। कहने का अभिप्राय कि सारी समस्याओं का समाधान विज्ञान ने हमारे कर दिया है, परंतु देखने में आ रहा है जितनी समस्याओं का समाधान विज्ञान ने किया है उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर मानव की समस्याएं क्रिएट हो रही हैं जो सेल्फ क्रिएटेड हैं। उसका समाधान तो विज्ञान नहीं देने वाला। तो आज हम उसी बात को लेकर चल रहे हैं कि 21वीं शताब्दी की जो सबसे बड़ी समस्या है वो पेरेंट्स और उनके बच्चों के बीच में जो एक कम्युनिकेशन है, डिफरेंसेस हैं सोच के, व्यवहार के, रिलेशन के, टेक्नोलॉजी के, आदि आदि, इनके ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। कार्यक्रम को हम शुरू कर रहे हैं। उसके बीच में हमारे बीच में अनिल भाई जी हमारे मध्य में बैठे हैं। एक बहुत सुंदर गीत इस कार्यक्रम को शुरू करने जा रहे हैं। अनिल भाई जी एक रेडियो टीवी आर्टिस्ट हैं। आपकी बहुत सी सीडी, वीडियो सीडी बनी हुई हैं। एक बहुत सुंदर गीत, परमात्मा का संदेश आज के युग के अंदर कि हम कहाँ जा रहे हैं और कैसे युग के अंदर खड़े हैं और कैसे युग के लिए हमें कार्य करना है, कैसे समय के लिए हमें कार्य करना है। अनिल भाई जी। ओम शांति। आवाज आ रही है? आ रही है। मैं आपको जो गीत सुनाने जा रहा हूँ उसमें भगवान शिव का ही संदेश है कि कैसे वो सृष्टि पर आकर अपना परिचय देता है और कैसे उनको पहचानने के लिए मैं आपको गीत सुना रहा हूँ। सभी का एक है उसका ज्ञान, ब्रह्म रथ में बैठ कर दे रहा अपनी पहचान। दुख का समय भी एक है, पहचान लो, पहचान लो शिव एक को, पहचान लो, पहचान लो शिव एक को, पहचान लो।
है वक्त खोने का नहीं, कलयुग खत्म है हो रहा, मानव अभी है सो रहा। माया का यह तूफान है, रावण बना इंसान है, अपने कर्म से है गिरा, अपने धर्म से है गिरा, अपने कर्म से है गिरा। संगम हमारी शान है, इस पर ये भगवान है, ब्रह्मा कुल का ये चमन, जो देवता अब रहे हैं बन। ज्ञान गंगा बह रही, शिव शक्तियां ये कह रही, हमको मिले भगवान है, हमको मिले भगवान है, हमको मिले भगवान है। ज्ञान गीता दे रहे, गीता कान में ले रहे, पापों है कर रहे ना बात, उनसे डर रहे। शिव ज्योति बिंदु रूप है, महिमा बड़ी अनूप है, महिमा बड़ी अनूप है, महिमा बड़ी अनूप है, महिमा बड़ी अनूप है। पहचान लो, पहचान लो, पहचान लो। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर गीत हमारे अनिल भाई जी ने सुनाया, और उसका भाव भी आप समझ गए होंगे कि आज के युग के लिए कैसा समय चल रहा है और हमें सब मिलकर क्या कार्य करना है। हमारे बीच में आज हमारे 4 परिवार बैठे हैं, फैमिली बैठे हैं, जो चारों हमारे जोन की दिशाओं से हैं। पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, हिमाचल से हैं। इस तरह से हम आज एक बहुत ही शिक्षाप्रद कार्यक्रम लेकर आए हुए हैं, और आशा करते हैं जो भी हमारे आज सुनने वाले होंगे और एडमिट जो आज हमारे बीच में परिवार एडमिट हुए हमारे साथ हैं, उनके अनुभवों के द्वारा हम अपने जीवन को, अपने जीवन की समस्याओं को, पारिवारिक समस्याओं को कैसे हल कर सकते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं सोलन से। हमारे सोलन के अंदर हमारे युवा आराध्य युवा हैं, और आप
वर्तमान समय को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आप सभी चारों से, जो भी हमारे बीच में जम्मू से हैं, हमारे विशेष रूप से JNK से रवि भाई जी और उनकी बेटी तनीषा जी, और सोलन से रंजीत सिंह जी, उनके फादर, और सॉरी आदिश जी, नाम थोड़ा सा मुझे पढ़ने में दिक्कत आ रही थी, आदिश कुमार जी, और आराध्या जी, थोड़ा नया नाम है इसलिए थोड़ा सा लग रहा था। ये सोलन से हैं। और पूजा जी और हार्दिक जी हमारे मध्य में जलंधर से हैं, और गौरव जी और रंजीत सिंह जी कुरुक्षेत्र से हैं। तो चारों स्टेटों से हमारे बीच में हमारे पार्टिसिपेंट पहुंच गए हैं। मैं पहले चारों यूथ से पूछना चाहूँगा, क्योंकि आज पेरेंट डे है, तो पेरेंट्स को मुबारक देंगे साथ में। और हम पूछना चाहेंगे पहले आराध्य से कि आप अपने पेरेंट्स को क्यों प्यार करते हैं, उनमें कोई 2 विशेषताएं बताएं जो आप समझते हैं कि आपके पेरेंट्स इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं। ओम शांति आप सबको। मेरा नाम आराध्य है, और जैसे कि मुझसे पूछा गया है कि मैं अपने पेरेंट्स से प्यार क्यों करता हूँ, तो मैं कहना चाहूंगा कि बचपन से अभी तक हमें मतलब प्यार की परिभाषा वैसे समझाई नहीं गई है हमें। मतलब हम फिल्मों में देखते हैं और स्कूल में सुनते हैं, या कहानियां पढ़ते हैं, घर पे सुनते हैं, बस हमें ये पता है कि वो इससे प्यार करता है, ये सुना है, या फिर प्यार बस वर्ड सुना है, कभी किसी ने हमें समझाया नहीं कि प्यार क्या होता है। तो मेरे हिसाब से अगर प्यार का मतलब ये है कि हम किसी का ख्याल रखते हैं, वो प्यार है, तो इसलिए हाँ मैं प्यार करता हूँ कि मैं अपने मम्मी पापा का ख्याल रखता हूँ, वो मेरा ख्याल रखते हैं, तो हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, अगर ये मतलब है प्यार का। और इस सोच के हिसाब से मतलब मैं मानता हूँ कि हाँ मैं अपने मम्मी पापा को प्यार करता हूँ। और किस लिए करता हूँ, तो इसलिए क्योंकि मेरे पापा जो हैं वो बहुत ही प्रायोगिक, क्रियात्मक और बहुत ही ज्यादा जुझारू और अपने विचारों को अच्छे से प्रदर्शित करने वाले, उनसे मतलब जो मैं सीख सकता हूँ अच्छी चीजें, इसलिए मैं उन्हें प्यार करता हूँ। और बुरी चीजें भी जो मुझे उनकी लगती है, वो उनसे भी मैं सीखता हूँ कि ये मुझे नहीं करना है जो वो करते हैं। तो मैं ये है कि जो मेरे माता पिता है, मैं उनसे ये दोनों चीजें सीख रहा हूँ, तो मैं उनसे उसमें ये बुरी, इसलिए आराध्य भाई, बुरी नहीं कह सकते, हाँ जी, आपको पसंद नहीं है, ये हो सकता है, क्योंकि हाँ उनकी जी, मतलब ये कह सकता हूँ एज फैक्टर जो के मेरी कारण हो नजरों में, सकता है, पर बुरी नहीं कह सकते। हाँ बुरी नहीं, मतलब जो मेरी नजरों में मुझे लग रहा है कि हाँ ये गलत है, मतलब मैं मानता हूँ, तो वो मैं उससे वो अपने को सिखाता हूँ। क्योंकि ऐसा और होता मैं है कई बार कोई दवाई कड़वी होती है ना, मुझे अच्छी नहीं लगती, पर वो दवाई काम तो करती है, पर मुझे नहीं अच्छी लग रही, वो बात अलग होती है। हाँ, वो बात ठीक है, हाँ ये जी, हाँ दवाई जी, मेरे को अच्छी नहीं लग रही, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। और मम्मी के बारे में कहना चाहूंगा, वो बहुत दयावान है, तो मैं उनसे सीखता हूँ कि मुझे सब पे दया करनी चाहिए, सबकी हेल्प करनी चाहिए, तो ये सब सीखने को मिलता है, तो मैं इसलिए उनसे प्यार करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। रतन भाई अपना माइक म्यूट कीजिए, आपकी आवाज आती है बीच में। और अभी मैं आ रहा हूँ गौरव जी के पास, कुरुक्षेत्र से, हरियाणा से हैं। गौरव जी, आप बताइए, आपको आपके माता पेरेंट्स क्यों अच्छे लगते हैं, और उनकी कोई 2 विशेषताएं बताएं। थोड़ा जल्दी जल्दी बताएंगे तो अच्छा, टाइम बचेगा अपना। गौरव जी, शायद, चलो तनीषा जी आप बताइए, जम्मू से, आपके पिता रवि भाई जी हैं, आप उनसे क्यों प्यार करते हैं, और क्या विशेषताएं आपके पेरेंट्स के अंदर। ओम शांति। आज सभी पेरेंट्स को हैप्पी पेरेंट्स डे। मम्मा पापा की विशेषताएं गिनी नहीं जा सकती हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन जो सबसे विशेष जो मैंने पापा से सीखा है वो है ऑनेस्टी।
वो उन्होंने हर कर्म में ऑनेस्टी दिखाई है और वही मुझे प्रेरित करती है अपने हर फील्ड में, और मुझे हर समय मोटिवेट करते हैं कि आप बेटी नहीं हो, आप बेटा हो। और हर समय मुझे अपने करियर रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, कुछ भी लेना है, तो वो हमेशा मेरे साथ खड़े होते हैं। और मम्मा ने मुझे इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है। जब भी कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, मेरे से कोई गलती हो जाती है, तो मम्मा बहुत पॉजिटिव वे में मुझे समझाते हैं। और इस तरह से मम्मा-पापा से मैं बहुत सारी विशेषताएँ ले रही हूँ और मम्मा-पापा जैसा बनने की कोशिश कर रही हूँ। ओम शांति। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अपने हार्दिक, आपका क्या विचार है आपके ओम पेरेंट्स के बारे में? एंड सभी को सबसे पहले हैप्पी पेरेंट्स डे। सभी पेरेंट्स को मेरी तरफ से हैप्पी पेरेंट्स डे। एंड ये तो बहुत छोटी चीज होगी क्वालिटीज बतानी, ये क्वालिटीज से भी ऊपर है पेरेंट्स तो सारे। लाइक अगर आपने खुद ही कहा क्वालिटी, दो क्वालिटीज बताओ, पहले मैं तो पेरेंट्स की ये क्वालिटीज बताऊंगा कि हाँ, हर पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग होते हैं, बच्चे की हर एक बात मानते हैं, मोटिवेटिंग होते हैं, सबको सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिव होते हैं। बट अगर मैं डैड की बात करूं, वो ऑनेस्ट तो है ही है, साथ में हेल्पफुल है। लाइक अगर मेरे को कोई भी चीज में हेल्प चाहिए होती है, वो मेरी हर एक चीज में साथ में मेरे साथ बैठकर हेल्प करते हैं। एंड साथ में स्ट्रांग भी हैं, सपोर्टिव भी हैं। लाइक अगर मैंने उनको कह दिया कि इधर जाना है, तो वो कहते हैं कि हाँ साथ में चलूंगा, हर एक साथ में मेरा कदम, लाइक कहते हैं ना बाप दादा साथ में चलते हैं कदम कदम पे, तो मेरे पापा भी मेरे साथ में मेरा कदम मिला कर मेरे साथ चलते हैं। और अगर मैं अपनी माँ की बात करूं, तो माँ का क्या कहना, उनकी एक हाथ की रोटी मेरे लिए बहुत अच्छी है, वो बहुत टेस्टी स्वादिष्ट रोटी बनाते हैं मेरे लिए। एंड लविंग है, प्रोटेक्टिव है, उनके साथ मैं बहुत अच्छी तरह आराम से शेयर कर लेता हूँ कौन सी बात करनी हो। तो यस, दिस इज माय पेरेंट्स, थैंक यू एंड वंस अगेन हैप्पी पेरेंट्स डे टू ऑल। ओके ओके, गौरव जी आ गए आप कुरुक्षेत्र से? गौरव भाई। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हमने पूछा है कि आप अपने पेरेंट्स को क्यों प्यार करते हैं, कोई ऐसी दो विशेषताएं बताएं ताकि हमें मालूम पड़े कि हमारे बीच में आज पेरेंट्स जी बैठे हैं, उनके बारे में हमारा बहुत जरूरी है जानना कि उन्हें जीवन जो बिताया अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चे क्या समझते हैं उनके बारे में। हाँ जी, सबसे पहले सभी को हैप्पी पेरेंट्स डे, सभी पेरेंट्स को। मेरा मानना है कि सभी पेरेंट्स की जो क्वालिटीज होती हैं वो तो मतलब केयर करना तो है ही है, और प्यार भी सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को करते हैं। लेकिन जो मेरे माता पिता की दो क्वालिटीज हैं, सबसे पहले तो मैं अपने पापा की क्वालिटीज बताऊंगा। उनकी एक क्वालिटीज है तो कि वो कभी भी गुस्सा नहीं करते किसी भी सिचुएशन में, मतलब कुछ भी हो जाए कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे, ये मैंने उनसे सीखा है और जीवन में धारण किया भी। मेरा भी थोड़ा गुस्सा कम हो गया, वैसे तो मैं करता ही नहीं। दूसरा मेरे पापा में ये है कि जब भी मेरे को कोई जरूरत होती है, किसी भी चीज की जरूरत हो, चाहे वो मनी हो या फिर कुछ भी इंस्ट्रूमेंट हो, तो मैं उनको बोलता नहीं हूँ कि मेरे को ये चाहिए। लेकिन उनकी एक क्वालिटी है कि वो पहचान लेते हैं कि इसको क्या चाहिए, वो समझ जाते हैं। अगले दिन मुझसे पूछेंगे तेरे को कुछ चाहिए, तो वो मतलब मेरे चेहरे से मानो पढ़ लेते हैं। और ये तो ही मेरे पापा की क्वालिटीज। और दूसरी है मेरी मम्मी। मेरी मम्मी बहुत ही एक्टिव है। जैसे मुझे सुबह जाना पड़ता है ना, अर्ली मॉर्निंग, मेडिटेशन के बाद ड्यूटी पे जाते हैं 6:30 बजे, तो खाना सब कुछ रेडी रहेगा। ये तो सभी पेरेंट्स करते हैं, लेकिन वो स्पेशली कुछ बना के रखती है हर रोज, एक दिन नहीं हर रोज। तो ये भी मैंने उन्होंने सीखा है। थैंक यू भाई जी। ओके, थैंक यू बहुत बहुत। अभी हमने सुना कि कैसे हमारे बीच में पेरेंट्स को हम सब नमन करते हैं कि आपके कारण ही आज ये आपके बच्चे आपके सामने बैठे आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके गुणगान कर रहे हैं। और हमें लगता है कि ऐसे ही आपके घरों के अंदर भी ऐसे ही आपका रिस्पेक्ट करते होंगे। डिफरेंस ओपिनियन कई बार हो जाता है, वो होना भी चाहिए, तभी आगे बढ़ता है। शब्दों में भेदों, वर्डिंग के अंदर 21वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी का अंतर तो होता ही है, वो डिफरेंस अलग हो सकता है, परंतु एक रिस्पेक्ट के तौर में पेरेंट्स का कर्ज कोई भी बच्चा उतार नहीं सकता। मुझे याद आता है अब्दुल कलाम जी के बारे में
उन्होंने एक जगह कहा है, क्योंकि मुझे 2 बार मिलने का मौका मिला है उनको। उन्होंने एक बार कहा कि मैं अपने जीवन के अंदर अपनी बहन, जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, उनके पास एडमिशन के लिए पैसे नहीं थे, तो उनकी बहन ने अपने गहने बेचकर उनकी एडमिशन दिलाई थी। तो उन्होंने बोला था कि मैं अपनी बहन का कभी भी कर्ज नहीं उतार सकता, कि कितना ही पैसा दे दूं उनको, परंतु जिस समय वो मुझे पैसा दिया गया था मेरी स्टडी के लिए, वो कारण है कि आज मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। तो इस रूप में हम पेरेंट्स का कभी भी कर्ज उतार नहीं सकते हैं। परंतु आज हम उस टॉपिक को ले रहे हैं जिसके अंतर्गत पेरेंट्स भी अपने बच्चों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो अभी मैं रवि भाई जी से बात करता हूं कि आपकी बेटी तनिषा जी बचपन से लेकर आप के साथ हैं, और भी बच्चे होंगे। तनिषा जी की आप क्या समझते हो कि इसमें क्या टैलेंट है, क्या विशेषता है जो आप कह सकते हैं गर्व के साथ कि हाँ, ये इसकी क्वालिटी है जो डेवलप हो रही है? भैया जी, ओम शांति और हैप्पी पेरेंट्स डे। और सबसे बड़ी बात, बच्चों में मेरे 2 बेटियां हैं, तो मैं एक ही दोनों की बात करूंगा। इनमें 2 चीजें मैंने कॉमन देखी हैं। एक तो इनके अंदर डेडिकेशन बड़ी, इनको कोई भी टास्क दे दो, कोई भी इनको काम दे दो, ये वो काम को पूरी दिल से और बड़ी ईमानदारी से उन कामों को पूरा निभाते। पहले तो इनके अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि डेडिकेशन बहुत है। हर काम, अब कोई चैलेंज मिलता है तो उसको एक्सेप्ट करती हैं और उस पे पर काम करती हैं। और दूसरा इनकी डिटर्मिनेशन, काम के प्रति ये पूरे समर्पित हो जाती है। मतलब इनको ये लगता है कि मुझे नंबर 1 आना है, इनकी दौड़ ये रहती है कि मुझे नंबर 1 आना है। और नंबर 1 बनने के लिए ये मतलब अपनी पूरी एनर्जी, पूरी ताकत लगा देती हैं। और मुझे फक्र होता है बच्चियों पे कि इन्होंने कभी भी मुझे निराश नहीं किया है। हर जगह ये बल आई हैं, नंबर 1 आई हैं। और नंबर 1 आने का इनका एक ही खूबी रही है कि इन्होंने जो माँ की सबसे बड़ा रोल मैं समझता हूँ कि अगर बच्चियों में सबसे बड़ा संस्कार जो होते हैं, संस्कार तो बच्चे लेके आते हैं, कर्म, संस्कार और भाग्य, ये 3 चीजें वो बच्चे लेके आते हैं जन्म से। लेकिन जो ट्रैक बनाती है उसकी मदर बनाती है। तो यो बच्चे आज की डेट में मैं इनके अंदर जो क्वालिटीज देखता हूँ, तो इसमें मदर का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि हम तो ड्यूटी हैं, बाहर रहते हैं, लेकिन मदर का मैंने देखा है कि अगर ये कुछ है तो इसमें मदर का बहुत रोल है, इनकी माता जी का बहुत रोल है। और ये पूरा टाइम टू टाइम इनको गाइडेंस, प्रॉपर एजुकेशन, सब कुछ इनका नंबर आने का मदर का और बच्चियों की एक दूसरे के साथ मैंने देखा बहनों का तालमेल बहुत है। अगर कोई एक थोड़ा कम हो तो उसको वो पुश करेगी एक दूसरे को, आप कर सकती हैं, आप कर सकती हैं, तो इसलिए ये कामयाब हो जाता है। तो थैंक यू भाई जी, ये क्वालिटी थी बच्चों में के अंदर, वो मैंने आपके साथ शेयर की है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद रवि भाई जी। अभी मैं पूजा जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके सपुत्र हार्दिक जी के बारे में आप क्या समझते हैं? ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, मेरा बेटा बहुत लविंग है, बहुत हेल्पफुल है। वो मेरी हर काम में मेरी हेल्प करता है, मैं हमेशा उसके साथ हूँ। जो भी काम करेगा वो सच्चाई और सफाई से करता है, जो भी काम करेगा। कुकिंग में भी बहुत हेल्प करता है मेरी। मेरे भी 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा बड़ा है और बेटी छोटी है थोड़ी। ये हेल्प लड़कियों की तरह ही मैंने मतलब इसको दोनों को एक जैसा समझाया, एक जैसा ही उनको बताया है कि मैंने कोई फर्क नहीं रखा। जो मैं अपनी लड़की को सिखाती हूँ वो ही अपने लड़के को सिखाती हूँ। तो इस वजह से वो पेंटिंग में, कुकिंग में, और एक सिर्फ मेरी हेल्प नहीं करता, वो कोई भी आ जाए, कोई भी हेल्प उसकी हेल्प करेगा। बुजुर्गों की भी हेल्प करता है। मतलब किसी भी काम में वो ऐसे नहीं करता कि ये काम छोटा है और ये मैं नहीं करूंगा। वो हर काम में मेरी हेल्प करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। रंजीत सिंह भाई जी, आपके बेटा गौरव जी हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो ओम शांति जी बोलिए। गौरव के बारे में कहना चाहूंगा। जो गौरव है मेरा बेटा, बड़े ही शांत स्वभाव का बच्चा है।
और मेरे साथ हर एक काम में कदम से कदम मिला के चलता है। और पढ़ाई स्टडी में भी शुरू से स्टडी में और खेल कूद में अव्वल रहा है। और बच्चे जैसे ट्यूशन रखते हैं तो हमारे बच्चों ने कभी भी ट्यूशन नहीं रखी, बगैर ट्यूशन की क्लास में फर्स्ट सेकंड लिए हैं इन्होंने। दूसरा, मेरे बच्चे में गौरव में किसी भी प्रकार की तंबाकू, अंडा, मीट, शराब, इन सभी से कोसों दूर है। आजकल के बच्चे नशों में और इनमें बहुत फंसे हुए हैं, तो गौरव में ऐसा कोई भी ऐब नहीं है। तीसरा, अपने काम में ये पाबंद है, ड्यूटी का बिल्कुल पाबंद है। अपने काम में कभी भी कोई भी शिकायत का मौका नहीं देता, ड्यूटी पे टाइम पे अपना सारा कुछ करता है। तो ये विशेषताएं हैं गौरव में जी। थैंक यू। थैंक यू। अभी चर्चा होगी प्यार की विशेषताओं की। अब थोड़ा सा झगड़ा हो जाए, डिफरेंसेस भी देखें, क्योंकि हमारा विषय है ब्रिज। एक पुल बनाना है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। हम उस जो हमारे रीजन हैं हमारे आज की समस्या के, उसको हम ले रहे हैं कि क्या कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिस कारण से आज हमारे फैमिलीज के अंदर कुछ समस्याएं आ रही हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो हो रहे हैं। और ये हम देख भी रहे हैं, हमारे पास ऐसे बहुत से केसेस आते रहते हैं पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, जबकि देखने में आता है कारण कुछ भी नहीं होता। तो उसका हम बाद में समाधान देखेंगे। पहले हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे अनुभव कि आप क्या करते हैं जब ऐसी समस्या आती है। सबसे पहले आता है जो आज हमारे पास जो एक खुशी का जीवन है, एंटरटेनमेंट के जो साधन है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं टीवी, वीडियो आदि जो हम देखते हैं, तो उसके अंदर समस्या। मान लो घर के अंदर एक टीवी है, एक उदाहरण के रूप में मैं तनिषा आपसे पूछता हूँ, एक घर के अंदर एक ही टीवी है और उसके ऊपर मान लीजिए, ऐसा नहीं कि आप देखते हैं, सपोज कर लीजिए कि आप कोई अपना सीरियल मनपसंद का कोई सीरियल देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, और आपके पापा आते हैं ऑफिस से या कहीं से आते हैं और आकर वो क्या कहते हैं, क्या लगा रखा है, हैं? क्या फालतू की चीज़ें हैं, देखो आज क्या हुआ, खबरें लगाओ। तो आप रिक्वेस्ट करेंगे पापा नहीं ये बहुत अच्छा है, इसके बाद सुन लेना। वो कहते हैं नहीं नहीं इसको नहीं देखना, फटाफट बताओ ये। तो वो आपसे रिमोट छीन लेते हैं और आप उनको मजबूर होते हैं, फादर हैं आपके, बड़े हैं, आप कैसे रिफ्यूज करेंगे। इस तरह की कोई समस्या क्या आपके जीवन में आती है कभी? जरूरी नहीं ऐसी, इस तरह की कोई आप जो देखना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, आपके पेरेंट्स उसको जो आपको अच्छा नहीं लगता, पेरेंट्स के हिसाब से हो सकता है ठीक होगा, जो आपको अच्छा ना लगता हो, ऐसी कोई घटना कोई ऐसा हो तो क्या मैंने कैसे करते हैं, आपके मन में क्या आता है? जी, ये घटना बहुत छोटी है, लेकिन अगर सोचा जाए तो बहुत बड़ी भी है, क्योंकि ये हमारे मन से स्टार्ट होती है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो हमारे मन में बहुत ज़्यादा विचार चलना शुरू हो जाते हैं, नहीं पापा आप ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हो, हमें यही सीरियल देखना है, यही कार्टून देखना है। तो ये विचार चलना एकदम शुरू हो जाते हैं। लेकिन उस समय एक बात मेरे मन में, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे मन में आती है कि अगर कोई चीज़ हमारे पेरेंट्स हमसे बोल रहे हैं कि हमें वो देखना है, तो क्या पता वो अच्छी हो। थोड़ा समय देकर वो चैनल चेंज कर दें, क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स देखना चाह रहे हैं, वो ऑफ़िस से आए हैं, वो बाहर से आए हैं, तो काम करके आए हैं, हम घर पे बैठे हैं, एसी हमारे लिए पापा ने लगाया हुआ है, सब कुछ लगाया है। तो थोड़े समय के लिए एडजस्ट कर लें, थोड़े समय के लिए हम वो चैनल चेंज करके देख लें, क्या पता उसमें हमारे लिए कुछ नॉलेजफुल मिल जाए।
तो इस तरह से जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है वो यही है कि हमें थोड़े समय के लिए चैनल को चेंज करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो उससे बहुत सुंदर एक रिलेशनशिप पेरेंट्स और बच्चों में बहुत सुंदर रिलेशनशिप बिल्ड होता है। और जब न्यूज़ खत्म होती है तो पापा ऑटोमैटिकली वो लगा देंगे हमें जो चैनल देखना है। तो उससे क्या रहता है कि एक बहुत सुंदर रिलेशन बिल्ड हो जाता है। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम वो रिज़ॉल्व कर लेते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा मदद मेरी राजयोगा मेडिटेशन ने की है, जो मैं करती हूँ। तो उससे अपने विचारों को किस तरह से हमें कंट्रोल करना है, किस तरह से हमें अपने विचारों को सही दिशा देनी है, वो राजयोगा मेडिटेशन हमें सिखाती है क्योंकि डिस्प्यूट सबसे ज़्यादा यहाँ से शुरू होता है, मन से शुरू होता है। तो थैंक मैं यू। हाँ जी, थैंक यू। तो अभी मैं हमारे बीच में आराध्य, हार्दिक और गौरव बैठे हैं। आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटती है, घर के अंदर घटी हो, उस समय आपने क्या किया, कैसे करते हैं मैनेज? गौरव बताएंगे आप पहले? ओम शांति भाई। हेलो। जी बोलिए बोलिए, बोलते रहिए, नहीं आएगी तो हम बोल देंगे। जी भाई जी, अभी तो ऐसी कोई घटना नहीं होती, लेकिन जैसे आप कह रहे हो कि मान लो यदि होती है। नहीं मान लो नहीं, अभी आप रियल बताइए, कोई बात नहीं, अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई जी। वैसे तो मैंने सोचा था इस बारे में, लेकिन अभी तो मोबाइल आ गए हैं, ऐसी तो कोई घटना होती नहीं घटना है, नहीं होती। सबके पास मोबाइल है। कभी मोबाइल के लिए मेरी रोक ऐसी देते हो? बात। कभी मोबाइल के लिए तो रोकते होंगे ना हाँ आपको, पढ़ने के समय या बैठे हैं, क्या देखते रहते हो सारा दिन, उस समय फिर क्या होता है आपको? मेरे को तो नहीं रोकते, मेरी सिस्टर को रोकते हैं। अच्छा, सिस्टर को रोकते हैं, अच्छे बच्चे हैं आप। हाँ जी। अच्छी बात है। हाँ जी। हार्दिक? हाँ जी भाई, लाइक हमारे घर में ऐसा सीन है, लाइक हमारे ने टीवी रखा है, लाइक हर एक रूम में अलग अलग टीवी नहीं रखा। हाँ, हमने एक टीवी रखा है। आवाज आ रही है ना? हाँ जी बोलते रहिए आप। लाइक एक टीवी रखा है एंड जो सा पिछले साल 2020 में लॉकडाउन शुरू हुआ था, उसमें हमने केबल उतार दी थी। हमने ये प्रण ले लिया था कि हमने केबल सीरियल कुछ नहीं देखना। हमने वैसे टीवी हमारे पास रखा था, हमने Amazon की स्टिक आती है वो लगा ली थी कि हम ऑनलाइन देख सकते हैं। हमारे घर में ये है कि लाइक अगर मॉम को कुछ देखना है, हमारे घर में सारे का विचार ये है कि हम या फिर मोटिवेशनल मूवी देखते हैं, इसकी आवाज नहीं होती, इंडिया के बारे में देखते हैं, कुछ नॉलेज मिलेगी। ये मेरी मम्मा नहीं है, लाइक अगर हम मोटिवेशनल मूवी देख रहे हैं, मम्मा को भी अच्छी लग रही है, तो मम्मा हमारे साथ आके वो देखने शुरू हो जाएंगे, चैनल बदलेंगे। लाइक हमारे साथ तो कोऑपरेट करते हैं, साथ में बैठ के हम सारे जने, पूरी फैमिली, फादर मदर, मेरी बहन एंड मैं, एंड हम चारों जाने वही चीज देखते हैं जो कि हमने सभी ने देखनी है। मतलब ऐसे कोई सीरियल नहीं चलता। बहुत अच्छी बात, बहुत रियल, बहुत अच्छा वातावरण है। और आराध्य? जी ऐसे तो टीवी वाली प्रॉब्लम हमारे घर पे भी नहीं है। हमारे घर में तो टीवी था ही नहीं काफी टाइम से, मतलब जब से बच्चे हैं। अभी 10 दिन पहले टीवी आया है घर पे, इससे पहले कभी टीवी था भी नहीं। अच्छा अच्छा। तो टीवी की तो प्रॉब्लम, मतलब टीवी कोई देखता नहीं ऐसे। बट अगर मोबाइल की बात की जाए तो हाँ, कभी कभार ऐसे होता है कि मैं मतलब मोबाइल पे सारा ऑनलाइन क्लासेस उस पे ही होता है, पूरा दिन मोबाइल पे निकलता है। तो कभी कभार पापा डांट देते हैं कि हाँ भाई क्या कर रहे हो, पूरा दिन इसमें लगे रहते हो या कुछ भी। तो मैं उस वक्त हाँ मतलब मानता नहीं हूँ कि आज की मैं तो काम ही कर रहा था या कुछ। अगर मैं कर भी रहा हूँ तब भी मैं मानता नहीं, मैं तो काम ही कर रहा था, ऐसे बोल दूंगा कभी कभी। बट हाँ, मैं अपने को चेक कर लेता हूँ कि अगर पापा ने बोला है कि मैं अपने को चेक कर लेता हूँ कि मैं कहीं सच्ची में ज्यादा टाइम इधर उधर तो नहीं कर रहा था, और चेक करके फिर टाइम से अपना काम करने लग जाता हूँ। बहुत अच्छी बात है। आपका ये जो प्रॉब्लम है ऐसी विशेष नहीं है आपके अंदर, क्योंकि आजकल बिल्कुल ठीक कहा कि भी आजकल मोबाइल हाथ में आ गए हैं, इसलिए टीवी के ऊपर तो कम ही समय लगता है। टीवी तो देखने का टाइम ही बैठना पड़ेगा। युवा तो कहीं वॉकिंग कर रहा है, कान में हेडफोन लगे होते हैं, सुनता रहता है जो उसकी पसंद के गीत होते हैं, उसमें कौन रोकेगा। जैसे अभी बताया आराध्य ने, देख कुछ भी रहे हो, घर वाले मम्मी पापा कहेंगे मैं नहीं मैं कुछ नहीं देख रहा, ये काम ही कर रहा हूँ, मैं अपने ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है ना क्या चल रहा है, क्या सुन रहे हैं। तो इसलिए अच्छी बात है। आप फादर से मैं पूछता हूँ,
आपको कभी ऐसी फीलिंग आती है, अपने बच्चों के बारे में चिंता होती है, क्या देख रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, ये टीवी के कारण क्या समाज हो रहा है, कोई बताएंगे आपको? आदिश भाई जी। हाँ जी, ओम शांति। हाँ, प्रॉब्लम तो है, इसमें आते रहते हैं बीच बीच में। जैसे राधे टीवी, तो खैर टीवी का उससे ठीक बोला कि हमारे घर में टीवी तो बहुत सालों से हम लोग नहीं देख रहे हैं, इसलिए टीवी का कोई ऐसी बात नहीं है। बट मोबाइल में हमने ये देखी कि जब से इधर ऑनलाइन क्लासेस का जो चक्कर हुआ है पिछले 1.5-2 साल से, तो सच्ची बात यह है कि अब थोड़ा कम कर दिया है पिछले कुछ महीनों में। बट शुरू में ऐसा था कि ये सुबह से लेके शाम तक, रात के 11 बजे तक मोबाइल पे ही बैठा हुआ है। तो बीच बीच में थोड़ा सा जब खाना खाना है या कुछ है तब तो खैर ऑफ हो जाता है। तो मैंने कई बार वही ये मार्क किए कि भाई इतना देर तक मोबाइल देखना, मोबाइल पे टिके हुए रहना, क्लास तो इतना देर चलता नहीं है और इतना देर देखना आँख के लिए भी खराबी है। तो कई बार इसको हमने वही डांटते हैं कि भाई क्या मतलब है कि तुम इतना देर तक क्या क्लास करते रहते हो, इतना क्लास तो तुम्हारा इतना चल नहीं रहा है। तो उस पर कई बार इरिटेट होता है। उसके बाद मुझे कई बार ऐसा लगा कि ये कुछ गलत भी तो नहीं कुछ देख रहा है। तो फिर मुझे थोड़ा सा लगा, हालांकि मेरे पास कोई ऐसा बिल्कुल प्रमाण के साथ तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मोबाइल में आजकल बहुत सारे चीज, अनवांटेड चीज भी आते रहते हैं। तो मैंने इसको टोका टाकी कई बार करते हैं कि भाई कम करो इसको, ज्यादा इस पे ना रहो। लिखने का अगर आपको क्लास चल रहा है, अभी मेन आपका करियर बनाने का टाइम है, तो आप ऑनलाइन जो क्लास किए उसके बाद अपना लिखने का काम करो, क्योंकि परीक्षा में तो आपको अभी चाहे बेशक आप ऊंची क्लास में भी पढ़ रहे हो, लेकिन लिखना ही मेन वहाँ पे होगा, उसी से आपका करियर बनना है। उस सब पे कई बार हमारे और इस राज के बीच में मतभेद होता रहता है और ये बड़ा माने इरिटेट होता है कि पापा हमको बोलते हैं, डांटते हैं। मैं भी कई बार बड़ा दुख होता है कि भाई हम इसको अच्छी बात समझाते हैं, ये नहीं मानता है। कई बार बात में उदंड की तरह जवाब दे देगा, उदंडता से जवाब दे देगा कुछ। माने एक तो होता है कि ये बाप के साथ अच्छा से चलिए, अगर हमने इसको डांटे हैं तो हम इसके फायदे के लिए डांटते हैं या बोलते हैं। मेरा भी ये मानना है कि चूंकि अभी कहीं डाइवर्सन ना हो जाए इसका दिमाग को गलत चीजों में ना, चूंकि जनरली आज के दुनिया में जो हम देख रहे हैं ज्यादातर लोगों का, बच्चों का दिमाग डाइवर्ट होता है। इसके हम इसको समझाने के लिए थोड़ा शॉर्ट में बताइए भाई जी, टाइम कम है, सभी को सुनाना होता है, तो शॉर्ट में जो। हाँ, इरिटेट हो जाता है, जवाब जो देता है उदंडता से जवाब दे दिया, बेहुदा जैसा जवाब दे दिया, इस सब तरह का थोड़ा सा है। तो मैं कई बार बड़ा दुखित हो जाता हूँ और तब उस पीरियड में मैंने ये किए कि भाई अब डांट के, इतना बड़ा बच्चा है, डांट के तो कोई फायदा है नहीं। तब मैंने ये देखे कि यहाँ पर हमें शिव बाबा ने बड़ा भरोसा दिलाया है। मैंने उस पीरियड में कई बार इतना किसी दिन तो मैंने दुखित हो गया हूँ कि समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। मेरा बच्चा बचपन से इसको पाले अभी समाधान नहीं पूछ रहे, अभी अब समस्या ही पूछ रहे हैं। अभी सिर्फ समाधान बाद में हम बैठकर डिस्कस करेंगे। अभी पूछ रहे हैं कि जो समस्या आती है तो उसके मन, आपके मन में उनके प्रति क्या ऐसी भावना आती है। बहुत अच्छी बताई आपने। तो भी हम चलते हैं नेक्स्ट। एक और हमारे जीवन के अंदर समस्या आती है हमारे युवा पीढ़ी के अंतर्गत, वो होती है कि ये आज से नहीं काफी समय से है, परंतु आज बहुत ज्यादा हो गई है। वो होती थी कैरियर की, भविष्य निर्माण की। और ये अक्सर 99% आज देखी जाती है। जो भी युवा हैं उनका अक्सर होता है, पेरेंट्स का प्रेशर होता है। पेरेंट्स चाहते हैं ये बनना है, ऐसा करो, हमारे रिश्तेदार का, भाई का, बहन का बच्चों ने ये किया, हम भी अपने बच्चों को ऐसा बनाएं। और बच्चों को होता है कि उनको क्या लेना देना, उनका जो माहौल है, जो उनका जीवन जीने का स्टाइल है, वो अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। तो मैं अपने युवा भाइयों बहनों से पूछना चाहूँगा कि आपको ऐसे, अगर आपने कैरियर अभी तक नहीं अपनाया है या कोई कैरियर अपना लिया है, तो वो आपको कैसे उसमें मैनेज किया, आपने कैसे कर रहे हैं? मैं पूछूंगा गौरव से पहले। ओम शांति भाई जी, मैं अपनी बात आपसे शेयर करूं जी।
आज से 4-5 साल पहले की बात है। तो मेरा स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, मतलब हॉकी में बहुत इंटरेस्ट था। तो मैं बहुत मतलब इंडिया के लिए खेलना चाहता था, इतना जुनून था। रात को 3 बजे उठ के प्रैक्टिस पे जाना, मतलब बहुत ज्यादा जुनून था। लेकिन जो पेरेंट्स हैं उन्होंने सपोर्ट तो किया, पर मेरे अनुसार दिल से नहीं किया, जो दिल से होता है ना। मतलब कोच का सपोर्ट था लेकिन पेरेंट्स का इतना सपोर्ट नहीं रहा। तो उन्होंने फिर मेरे को पापा डॉक्टर है ना, तो उन्होंने सोचा कि इनको इसी लाइन में कुछ कोर्स करवा दें छोटा मोटा। तो मैंने भी डिप्लोमा किया फार्मेसी में, मतलब उनके कहने पे। तो ऐसा उन्होंने भी, बाकी उनका भी डर सही है, और क्योंकि मेरी हाइट नहीं है ना, तो वो समझते हैं कि ये कैसे, ना पुलिस में ना इंडिया टीम में इतना कंपटीशन है, कैसे क्या करेगा। तो उनका भी डर ठीक है। लेकिन जो है ये फार्मासिस्ट जो मैं अभी हूँ, तो मतलब ये एक प्रकार से मेरी चॉइस नहीं थी। अभी मैं फार्मासिस्ट हूँ। हाँ जी। अच्छा, बहुत अच्छी बात। रियली ये बहुत क्वेश्चन है और इसमें पेरेंट्स बहुत जिम्मेवार हैं। बहुत से मेरे पास तो इतने उदाहरण हैं बच्चों के, परंतु उसका समाधान भी हमें गौरव अपने आप ही ढूंढना पड़ेगा। मेरी तो यही एडवाइस रहती है यूथ को कि अपने जो टैलेंट है, अपने जो अंदर का हीरो है, उसको मरने मत दो। आपने देखा होगा, पर आप भी यहाँ कमजोर नजर आ रहे हैं मुझे। कमजोर इसलिए कि आपने अपने पेरेंट्स की इच्छा पूरी कर दी, नो डाउट। उसके बाद भी तो जीवन है। कितने बड़े बड़े आपने देखे हैं, प्लेयर देखे हैं। धोनी को लीजिए, वो रेलवे के अंदर टिकट चेकर था और उसका इतना जुनून था क्रिकेट के लिए। उसकी आप मैं सुनाऊंगा तो काफी टाइम बीत जाएगा। इतना था कि आज वो वर्ल्ड का एक टॉप क्लास का कैप्टन ही नहीं बल्कि एक प्लेयर भी गिना जाता है। उसकी इतनी जबरदस्त कहानी की आपने देखा, पिक्चर भी उसके ऊपर बनी थी। ऐसे बहुत से प्लेयर हैं। अनिल कुंबले की लाइफ देखिए, ही वाज इंजीनियर। इंजीनियर से कन्वर्ट होकर दुनिया का एक प्रोमिनेंट स्पिनर बन गया। उसने अपने पेरेंट्स की भी बात मानी। और आपको मैं बताना चाहूंगा, मैंने कहीं पढ़ा है, जो माइक्रोस्कोप के अपने जो क्या नाम है अपना, जो कंप्यूटर के आज बादशाह, राजा महाराजा भगवान कहते हैं उनको, उनके माइक्रोसॉफ्ट। हाँ, तो उनके फादर ने उसको डॉक्टर बनाना था। उसका कंप्यूटर में इंटरेस्ट था। बिल गेट्स जिसकी बात कर रहा हूँ, सॉरी याद आ गया, बिल गेट्स की बात। तो उसके फादर उसको डॉक्टर, वो नहीं चाहता था, उसका इंजीनियरिंग लाइन के अंदर इंटरेस्ट था, परंतु अंडर प्रेशर उन्होंने उसको ज्वाइन करवाया। आफ्टर 2 इयर्स वो उनकी इच्छा पूरी की और उसके बाद उसने अपनी लाइन को ज्वाइन किया। आज दुनिया के अंदर बिल गेट्स के कारण ही हम बैठे हैं यहाँ। मेरे पास इतने उदाहरण हैं गौरव भाई। आप पेरेंट पे जरूर डाल रहे हो, परंतु आप भी वीक हैं। हाइट की तो कोई बात ही नहीं है। सुनील गावस्कर क्या था? विश्वनाथ कौन था? बहुत छोटे हैं हाइट के अंदर। दुनिया के अंदर एक मकाम बना लिया उन्होंने। क्योंकि मैं क्रिकेट की इसलिए बात करूं कि आप क्रिकेट के मतलब आज दुनिया क्रिकेट को जानती है, नहीं तो और प्लेयर, इतने छोटे छोटे प्लेयर देखे हैं। मैं अपना बताता हूं, मैं फुटबॉल प्लेयर रहा हूं और मेरी सिलेक्शन भी एज ए स्पोर्ट्समैन हुई फुटबॉल के लिए। और मैंने टाइपिस्ट क्लर्क की जॉब शुरू की थी। बीके थे हम, परिवार था, उनको चिंता थी कि ये कहीं बाहर दुनिया में भटक ना जाए। मैंने एज पर उनके मुताबिक स्टडी की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, डबल MA की। जब मैंने ग्रेजुएशन की, मेरे सामने ऑप्शन थी हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर फुटबॉल प्लेयर बनने की ऑफर थी। मेरे साथ के जो प्लेयर थे वो सिलेक्टेड इन द टीम, पर मेरी इच्छा थी अपने पेरेंट्स को भी खुश करना है। मैंने ज्वाइन किया। 4-5 साल मैंने हरियाणा वेयर हाउसिंग में काम किया, करता रहा, पर मैंने अपने उस गेम को मरने दिया। मैं शाम को 5 बजे होता था, 6 बजे ग्राउंड में पहुंच जाता था प्रैक्टिस के लिए। करता रहा। नेशनल फर्टिलाइजर बठिंडा के अंदर पोस्ट निकली, क्लरिकल पोस्ट थी, वही अप्लाई किया, ज्वाइन किया। इंटरव्यू के टाइम
उन्होंने मेरे सर्टिफिकेट देखे स्कूल कॉलेज के स्पोर्ट्स के, तो कहते यू आर ए फुटबॉल प्लेयर। मैं कहा जी। कहते आपको फुटबॉल प्लेयर अगर सेलेक्ट करें, मैं कहा जी कर लीजिए, परंतु मेरी विद कंडीशन है। क्या कंडीशन? कि आप, मैं वहां नहीं जाऊंगा जहां मेरा आश्रम नहीं होगा। कहने का मतलब कि विद माई कंडीशन होगा। तो उनको मजबूरी थी मेरे सर्टिफिकेट, उनको पैसा कोई, उनके पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया था कि बिना उसके एप्रिसिएशन के कोई ऐसी स्पोर्ट डायरेक्ट आ जाए। तो जानते थे ब्रिजमोहन भाई जी हमारे नंगल के अंदर थे, बीके थे, बहुत मशहूर थे उस समय, तो जानते थे व्यक्ति कैसे होते हैं ब्रह्मा कुमार। तो उन्होंने मुझे रख लिया एज ए स्पोर्ट्समैन, मुझे दिया, और मैं 15 साल खेलता रहा, जॉब भी करता रहा, अपनी इच्छा भी पूरी की। गाने का शौक हमें बहुत बढ़िया है, बचपन से स्कूल कॉलेज के अंदर मेडल लेता रहा हूं मैं, दब गई इच्छा। अभी आप देखेंगे अभी हमारे YouTube के ऊपर इतने गाने चल रहे हैं, और जब दिल करता है फेसबुक पे लाइव हो जाते हैं, YouTube पे लाइव हो जाते हैं। ये आप मत कीजिए, अपनी इसको मरने मत दीजिए। हम आज आपकी यही सबसे बड़ी अचीवमेंट समझेंगे कि आप उसको फिर से जागृत कीजिए। ये खत्म नहीं होती, हमारे में दम होना चाहिए। ठीक है भाई। हाँ, और हार्दिक आपका कोई ऐसा है? नहीं भाई जी, भाई पेरेंट्स ने तो बहुत पूरा सपोर्ट दिया। लाइक मेरा दादाजी को देखा था, वो बैंक मैनेजर थे, तो अकाउंटेंट थे। तो पापा को देखा, पापा भी अकाउंट्स में है, तो मेरा इंटरेस्ट ही अकाउंट्स में बढ़ा, तो अब भी मैं अकाउंट्स ही कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, तो अच्छी बात। तनिषा, आपका तो अभी फ्यूचर शुरू हो रहा है। हाँ जी। हाँ जी भाई जी। तो मेरा तो नॉन मेडिकल में मैंने स्ट्रीम चूज की, तो उस हिसाब से 10th में पता चल जाता है कि आप किस स्ट्रीम में जाना चाहते हो। तो पापा ने बस यही बोला कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देखें, जिसमें भी आपको जाना है तो आप जरूर उसमें जाएं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आपके पापा ने आपका पूरा सपोर्ट किया। राधे, आपका क्या विचार है? हाँ जी, मैं अभी +2 तो हो गई है, मैं कॉलेज में हूँ, और बट मैं अभी स्पोर्ट्स में जाना चाहता था और स्पोर्ट्स में आगे करना चाहता था, बट अभी नहीं कर रहा हूँ। मतलब जैसा घर से बोला गया वैसे ही कर रहा हूँ। एक एग्जाम निकाल के कॉलेज सेलेक्ट किया, और उसमें तो पर आपकी बात मैंने ध्यान से सुनी, तो मैं वो करने की कोशिश करूंगा कि दोनों को मैं बैलेंस कर पाऊँ, और अपना और बिल्कुल राइट बात है। क्योंकि मैं आपको एक और उदाहरण, प्रैक्टिकल उदाहरण बताता हूँ। एक व्यक्ति, फ्रेंड थे हमारे, बैंक मैनेजर आश्रम में आते थे, उनका बेटा था, उसने उनको MBBS करानी थी, इच्छा थी फादर की, उसको इंटेलिजेंट था बच्चा, उसको उन्होंने MBBS करवा दिया, MD भी करवा दिया, और जॉब लग गई। 5-7 साल के बाद मुझे वो मिला, कहता मेरे पापा को मनाओ। मैंने क्या? कहते वो ऐसे कहा था मैं बन गया। मैंने कहा फिर अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? कहता मेरा दिल है सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करने का। मेरे कौन रोकता है? आपके पापा ने आपको डॉक्टर बना दिया, MD बना दिया, आप MD बन गए हो, उसका नाम रोशन हो गया फादर का भी, हाँ आपके अपने बेटे को यहाँ बना दिया। यू कैन डू एनीथिंग एल्स नाउ। वो आपको इंटरफेयर नहीं करेंगे, करेंगे तो करना नहीं चाहिए। तो आप हैरान रह जाएंगे, उसने 2 साल इतनी मेहनत की, आज वो व्यक्ति जो है मध्य प्रदेश में कमिश्नर रैंक के ऊपर जॉब कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि अंदर क्या जज्बा होना चाहिए। यही तो ब्रिज बनाना है। या तो आप अपने पेरेंट्स को इतने कन्विंस कर दें कि आपको सपोर्ट करें। जैसे गौरव कह रहे हैं, अगर इतना स्कूल कॉलेज में आप कितने प्रोमिनेंट हो जाते हैं हॉकी के अंदर, तो आपका रास्ता कोई रोक नहीं सकता था। परंतु उस समय भी हम थोड़े वीक होते हैं, डर होता है कई चीजें। मैं खुद प्लेयर रहा हूं, तो मुझे याद है कि बहुत चीजें डर होती हैं हमारे जीवन के अंदर। तो उसके बारे में भी हम चिंतन करेंगे। तो आप बैलेंस, ब्रिज बनाना है हमारा। आज क्या है कि ब्रिज बनाएं, तो ब्रिज बनेगा तो हमारा परिवार अच्छा हो जाएगा। हमारे बीच में हमारे आदरणीय सुषमा बहन जी बैठे हैं, उनके भी हम विचार जरूर सुनेंगे इस विषय के ऊपर, क्योंकि वो सीनियर राजयोगा टीचर हैं, 40-50 साल का उनका इस विद्यालय से अनुभव है, और उनके पास हमारे जैसे बहुत से भाई बहन आते हैं। सुषमा बहन जी, आप कुछ आशीर्वचन सुनाना चाहेंगे अनुभव के आधार पर?
अपना माइक ऑन म्यूट अनम्यूट कर दीजिए जी। ओम शांति। जी आज आपने युवा दिल की आवाज के कार्यक्रम के बीच में बहुत सुंदर सब्जेक्ट लिया है, जो आज के समय की एक बहुत बड़ी समस्या भी है। और ये इतनी बड़ी समस्या है कि जिसके कारण डिस्प्यूट होते जा रहे हैं। पेरेंट्स और बच्चों के बीच में पुल बनने की बजाय दूरियां बढ़ती जा रही हैं। वो दूरियां इतनी बढ़ती जाती हैं कि जो, जैसे आपने अभी ये बहुत सुंदर बात कही कि बच्चों के अंदर खुद के अंदर भी इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों के टैलेंट के साथ साथ मैं समझती हूँ पेरेंट्स का भी, दोनों का पुल बनाने के लिए तो पहले तो हमें ये स्वीकार करें कि हमारे में आपसी कुछ ना कुछ मतभेद हैं। तो जब हम इस चीज को स्वीकार कर लेते हैं तो हम उन परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए और फिर हम, मैं समझती हूँ आधी जंग तो हम ऐसे ही जीत लेते हैं जब ये समझते हैं। क्योंकि जब हमें यही नहीं पता कि हमारे पेरेंट्स के और बच्चों के आपस में डिफरेंस हैं और उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते और एक दूसरे के ऊपर जबरदस्ती जो है वो ये सब हम थोपने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें एक बात और भी जान लेनी चाहिए कि हर बच्चा अपना भाग्य और कर्म अपना साथ लेके आया है और आप उसके कर्म और भाग्य को बदल नहीं सकते। और सिर्फ उन्हें पेरेंट्स जो है एक अच्छा मार्गदर्शन दे सकते हैं और अच्छा मार्गदर्शन दे करके उनको आगे बढ़ा सकते हैं। सिर्फ उन्हें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे भी चाहते हैं कि हमें अपने पेरेंट्स के द्वारा एक सही मार्गदर्शन रहे और अपनी दूरियां ना बना के रखें। क्योंकि जब बच्चों की पेरेंट्स के बीच में दूरियां हो जाती हैं फिर एक दूसरे की बात भी जो है वो अच्छी नहीं लगती है। और हम ये चाहते हैं कि ये हमारी दूरियां बनी रहें, तो उसके लिए हमें कुछ एक चीज़ों को मद्देनजर रखना ही होगा। क्योंकि एक झाड़ू की बात है कि एक झाड़ू जब तक एक सूत्र में बंधी होती है तब तक तो क्या होता है, वो कचरा साफ करती है, लेकिन जब वो झाड़ू बिखर जाती है तो वो खुद ही कचरा बन जाती है। ऐसे ही जब पारिवारिक आपसी मतभेद हो जाते हैं तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और दूसरी बात यह है कि अपने पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों के लिए आदर्श होते हैं। तो बच्चों के लिए अगर वो पेरेंट्स आदर्श होकर के उनके आगे चलते हैं तो मैं समझती कि बच्चे भी पेरेंट्स की बात मानने को बाध्य हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंट्स जो है वो हमारे को अच्छी बात ये कह रहे हैं। और हमें दूसरी बात है कि जैसे आपने एक बात कही कि हम पेरेंट्स जो है वो अपनी इच्छाएं बच्चों के ऊपर थोपते हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को एक फ्रीडम दे देनी चाहिए ताकि वो अपना कैरियर, जैसे आपने और बच्चों को भी प्रेरित किया कि वो अपने अंदर अपने टैलेंट को वो अपना रखें, और लेकिन उसको हर चीज को जो है से वो हम डिसिप्लिन में रखें। तो मैं समझती हूँ डिसिप्लिन एक अपनी इच्छा रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको हम डिसिप्लिन से चलेंगे तो वो सही रहेगा। जैसे एक नदी होती है, नदी एक सही धारा में बह रही होती है तब तो ठीक है, लेकिन जब वो अपनी मर्यादा तोड़ देती है तो मर्यादा तोड़ने से फिर वो बाढ़ आ जाती है, तबाही हो जाती है। तो आज यही स्थिति है कि जब हम अपनी जो कैरियर है उस चीज को हम जब सामने सही रूप से नहीं लेके आ पाते तो उससे जो है वो परिवार जो है वो उससे टूट जाते हैं। तो उससे बड़ी बात है कि हमें अपने अच्छे संस्कार, माँ बाप के जो अच्छे संस्कार हैं वो अपने बच्चों को जरूर देने चाहिए। और ये हम सब चाहते हैं, पेरेंट्स भी चाहते हैं और बच्चे भी चाहते हैं, परंतु इसका सोर्स जो है वो सही नहीं है। तो सोर्स जो है हमने देखा है
कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर हमें देखा, जैसे अभी हमने देखा है कि बच्चों ने कितने सुंदर अपने अनुभव सुनाए। कारण क्या है कि वो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ जुड़ करके वो राजयोग का अभ्यास करते हैं, क्योंकि राजयोग का जब अभ्यास करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उससे उनको एक सही दिशा मिलती है। और सही दिशा से एक दिशा ही नहीं मिलती, लेकिन उसके साथ साथ बल भी मिलता है, क्योंकि एक होता है हल, एक होता है उसके ऊपर बल। हल तो देने में बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ जाती हैं, लेकिन उसके हमारे अंदर एक शक्ति होनी चाहिए, वो शक्ति नहीं होती है। वो मेडिटेशन अगर हम करते हैं, बच्चे जब मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि आज भी जब हमने यहाँ ये कार्यक्रम रखा हुआ था तो इसमें काफी लोग बैठे, तो इस बात पर चर्चा चली, क्योंकि आपने ये कार्यक्रम जो रखा है, तो कोशिश ये रहती है कि जो भी आप थीम देते हैं उसके ऊपर हम कुछ ना कुछ कार्यक्रम रखें। तो इसमें उन लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि हमें परिवार के अंदर एक ऐसा माहौल बना के रखें, जैसे जो ज्ञान में चलने वाले बच्चों ने अपना अनुभव सुनाया कि कैसे हम आपस में एक दूसरे को, माँ बाप बच्चों को सपोर्ट करते हैं, बच्चे माँ बाप को सपोर्ट करते हैं, और जहाँ सपोर्ट नहीं होती है तो वहाँ फिर वही बात हो जाती है कि वो सब टूट जाता है सारा कुछ। तो उसके बांधने के लिए ये मेडिटेशन जो है वो हमारे लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है। तो इस पर पेरेंट्स और बच्चों का, दोनों का ही बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। तो इस आज के इस पेरेंट्स दिवस पर मैं सभी पेरेंट्स को, क्योंकि ये पेरेंट्स दिवस है और पहले वो भी पेरेंट्स थे या आगे अपने पेरेंट्स के वो भी बच्चे रहे हैं, तो उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। और मैं उन सबको, पेरेंट्स को, ये एक गुलदस्ता दे करके उन सबका स्वागत करती हूँ दिल से। उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी आपका। आपने बहुत ही सुंदर आज पेरेंट डे के ऊपर एक बहुत ब्यूटीफुल संदेश दिया है, बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी, ऐसे ही पेरेंट भी कभी बच्चे थे। तो उनके पेरेंट के सामने जो समस्या आती थी उस समय वैसी नहीं होती जो आजकल के समस्या है। आज की समस्याएं बहुत भयंकर हो गई हैं। उसी भयंकर समस्या को अब मैं आगे लेने जा रहा हूँ, वो है कि मॉडर्नाइजेशन। आज सबसे बड़ा जो डिस्प्यूट घरों के अंदर होता है वो मॉडर्नाइजेशन का होता है कि क्या पहनना है, पापा की टोका टोकी, क्या खाना है, पापा की मम्मी की टोका टोकी, कहाँ जाना है, पापा से पूछकर जाना है, किससे कौन से दोस्त बनाने हैं, मदर को बताए बिना आप अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि मदर छुपाती है बच्चों की गलतियों को। ये समस्या इतनी हो रही है आज घर घर के अंदर, चाहे बीके हैं या नॉन बीके हैं, इसमें कोई बात नहीं, ये सबके अंदर समस्या है कि पेरेंट्स को कारण होता है कि उनकी प्रोटेक्शन के कारण। पहले मैं पेरेंट्स से पूछता हूँ, अभी काफ़ी देर से पेरेंट्स चुप बैठे हैं, आज उनका दिन है, कि आप ऐसा क्यों करते हैं? अपने छोटे छोटे शब्दों में बताना, क्योंकि समय को देखते हुए सभी को चांस मिलेगा, कि आप ऐसा क्या समझते हो, क्यों ऐसा टोकते हो बच्चों को? यार 21वीं शताब्दी के बच्चे हैं, खेलने दो, खाने दो। आपके कहने पे क्या वो जैसा आप चाहते हैं वैसा बन रहे हैं? नहीं बन रहे। फिर भी आप क्यों टोक रहे हो? किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को, किसी को आप बोलते हो भी ये नहीं कर, वो करता रहता है, तो क्या करोगे आप? जब तक वो आपके अधीन है जब तक तो करता है, बड़ा होता है फिर वो अपनी इच्छा पूरी करता है, जिसे कहते हैं फ्रीडम। ये फ्रीडम वर्ड बहुत जबरदस्त आ गया हमारे समाज के अंदर। हर व्यक्ति फ्रीडम चाहता है, उसके कारण ही आज परिवारों में समस्या आ रही है। तो मैं पेरेंट्स से पहले पूजा जी से ही पूछता हूँ कि आप क्या समझते हो, क्यों आपके मन में ऐसे विचार आते हैं? रीजन बताना है कि आपके मन में ऐसा क्यों आता है बच्चों के प्रति मॉडर्नाइजेशन के लिए। भाई जी, वैसे मैंने इतना तो नहीं उनको रोका किसी बात से, नहीं रोका। मैं एक फ्रेंडशिप की तरह, मैं फ्रेंड की तरह ही उनके साथ बिहेव करती हूँ हमेशा।
कि वो मेरे से छुपाए नहीं। बाबा जैसे बोलते हैं ना कि बच्चे मेरे को सब कुछ बताना, तो तेरी हर मुश्किल का हल मैं करूंगा। तो इसी तरह से अगर बाबा हमें कह रहे हैं तो हम भी अपने बच्चों को यही कहते हैं कि आपको अगर कुछ भी चीज की जरूरत है तो मैं आपके साथ हूँ। मैं हमेशा ही साथ देती हूँ। अगर उसके पापा साथ ना भी देते हो तो मैं जरूर साथ देती हूँ। मेरे को लगता है कि मतलब मैं चाहती थी जो मैं नहीं बन पाई, मेरे बच्चे बन पाए। मैं नहीं कर। रवि जी, आपके साथ आती है ऐसी समस्या, आई है कभी? जी जी सर, ऐसा कभी हुआ नहीं है। नहीं हुआ ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ 2 बातें कहना चाहूंगा। इस टॉपिक पे चला है जी। तो बेसिकली क्या होता है कि क्योंकि हमारा जो देश है वो युवा प्रधान देश है, तो उसमें युवाओं का बहुत बड़ा रोल है। हमारे समाज में, हमारे कंट्री में युवाओं का बड़ा रोल है। सबसे बड़ी बात क्या होती है दोस्त, क्या होता है जब बचपन होता है ना, तो बच्चे जो हैं वो हर बात माँ बाप के साथ शेयर करते हैं। एक एक बात शेयर करेंगे, बाहर से आएंगे मम्मी डैडी को बोलेंगे मैंने ये किया वो किया। जैसे वो बड़ा होना शुरू हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो बातें शेयर करते हैं जो असल में होती है। जैसे बड़े हो गए, पिक्चर देखने चले गए, पिकनिक चले गए, मम्मी पापा से शेयर किया, उधर मिली रिजेक्शन कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि रिजेक्शन किसी को पसंद नहीं। तो अगर हम लोग रिजेक्शन के बजाय उसको एक्सेप्टेंस करते हैं, क्योंकि हर एक को क्या चाहिए, युवाओं को एक्सेप्टेंस चाहिए। अगर वो कर लेते हैं तो हर एक, कहते हैं ना, हमें एक परमात्मा की तरफ से एक डायरेक्शन मिली है, जुक्ति से मुक्ति, कि किसी बात पे हम इमीडिएट रिजेक्शन ना करें। और रिजेक्शन जो है वो गैप बन जाता है। वो गैप होने की वजह से हम लोग, क्या होता है, बच्चे हमारे से छुपाने शुरू हो जाते हैं। जो फ्री है, जो एक फ्रेंडली रिलेशन होना चाहता है, वो फ्रेंडली रिलेशन नहीं हो पाता। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग बच्चों के साथ एज ए फ्रेंडली रिलेशन लगे, नो डाउट हर एक के संस्कार अपने, हर एक की सोच अपनी है, लेकिन क्या है कि हमें संस्कार, सबसे बड़ी बात जो मैं परमात्मा की तरफ से जो मिला है कि हमारे संस्कार जो होते बने होते हैं ऑलरेडी, और कुछ बनते हैं, तो वो वाइब्रेशन हमारे बच्चों के प्रति इतने पॉजिटिव हो कि अगर वो थोड़ा सा गलती साइड जाते हैं तो हमारे वाइब्रेशन उनको इतना अफेक्ट करें तो दोबारा लाइन पे आए, ट्रैक पे आ जाए। तो वो तभी आ पाएंगे जब हमारी एक्सेप्टेंस होगी। क्योंकि हमारे जो ब्रिज है, सबसे बड़ा बात क्या है कि हमें उनकी हर चीज को क्या वॉच, वेट एंड हर चीज को वॉच करना है, और एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी। सर मैं एक यूज कर रहा हूँ भाई जी, एक बात यूज कर रहा हूँ कि बच्चों के साथ तालमेल पेरेंट्स का तभी बन पाएगा जब हम उनकी हर बात का आदर करें, रिजेक्शन ना दे। और रिजेक्शन ही सबसे बड़ी खतरनाक है। ठीक, थैंक यू, थैंक यू। आदिश भाई जी, आपका क्या विचार है? मेरे को बुलाया भाई जी? आदिश जी, आदिश जी जी, पेरेंट्स। सही बात है कि बच्चों के साथ तालमेल हमारा अच्छा होना चाहिए। और जैसा भाई जी ने भी बताया कि भाई उसका अपोज नहीं करना है हमें हर बात का। हर चीज का तो अपोज शायद उस समय हम करें ना करें, लेकिन कुछ चीजों के लिए हमें दोस्ती के रूप में ही उसको बाद में समझाना पड़ेगा कि भाई क्या आप अच्छा किए, क्या नहीं कर रहे हैं। ये थोड़ा सा है, उनके साथ, बच्चों के साथ तालमेल तो मिलाकर चलना चाहिए। अच्छी बात जी। रंजीत भाई जी, आपका कोई विचार है इससे? ओम शांति। मैंने जी इसके बारे में बच्चों को कभी प्रेशराइज नहीं किया है। बच्चे अपनी इच्छा से जो भी, गौरव को जो मर्जी पहनो, उस वक्त तो गुड़िया है, थोड़ा गुड़िया को गांव में आपको पता ही है कुछ पुराने विचारों के लोग होते हैं, तो उसमें यदि बच्चा, जो आजकल जीन्स चली हुई है ये फटी हुई सी, और स्लिम कट ड्रेस चली हुई है ये, तो इनसे लोग थोड़ा टोंट कसने लग जाते हैं। हालांकि बच्ची देखो क्या जाने को हो रही है, ये है वो है। तो इस करके थोड़ा सा बच्चों को इसलिए रोकते हैं। वैसे शादी में, किसी फंक्शन में कोई मना नहीं है इसी चीज के लिए। बहुत अच्छी बात, क्योंकि बात ये निकलती है अभी कि बच्चे अपनी जगह ठीक हैं, माता पिता अपनी जगह ठीक हैं। क्योंकि माता पिता कोई मना नहीं करते हैं, एक प्रोटेक्शन की तरह होते हैं। जैसे कोई गोली खाता है तो पहले क्या होता है, जैकेट पहनी हो ना, सेफ्टी जैकेट पहनी हो तो गोली लगती नहीं है।
माता पिता भी ऐसा ही सोचते हैं कि बच्चों के ऊपर कोई आँच ना है, कोई उनको कोई तंग ना करे, उनका भविष्य अच्छा रहे, उनकी लाइफ बढ़िया रहे। उस लक्ष्य से माता पिता उनको थोड़ा सा टोकते हैं, भी देखो तुम ऐसा करोगे तो ऐसा लोग बोलेंगे। मान लो किसी पिता की बेटी को के ऊपर कोई कमेंट्स करेगा तो पिता नहीं सुन सकता। बेटे बेटी के लिए तो नॉर्मल हो सकता है, क्योंकि देखते हैं एक दूसरे को छेड़ते हैं, बोलते कमेंट्स करते रहते हैं, तो वो बात अलग होती है। परंतु पेरेंट्स ऐसा नहीं सोचते। पेरेंट को एक प्रोटेक्शन के रूप में देखा जाता है कि ये हमारा परिवार है। इसलिए बच्चों को भी ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, कम से कम अपने पेरेंट्स के प्रोटेक्शन में है जब तक। हाँ, जब आप जॉब लग जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, पेरेंट्स के सामने नहीं है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे बच्चे जीवन जीना चाहें जी सकते हैं, परंतु जब आप घर के अंदर हैं, गांव के अंदर हैं, शहर के मुताबिक अगर आप अपनी ड्रेस पहनते हैं या कुछ मॉडर्नाइजेशन जीवन जीते हैं तो चलता है। परंतु मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, हमारे यहाँ किराएदार हैं, लड़कियां हरियाणा की हैं, जब वो घर जाती हैं तो सूट पहन के जाती हैं, जब यहाँ आती हैं तो उनकी ड्रेस अलग होती है। जो चंडीगढ़ में रहते हैं उनकी ड्रेस अलग है, परंतु वहाँ जो रहती हैं अपने घर के अंदर बड़ी अच्छी बच्ची बनकर जाती हैं। अब आप समझ सकते हैं कि बच्चे भी डबल स्टैंडर्ड से कई चलते हैं। या तो आप अपने पेरेंट्स के सामने बोल सकते हैं, इतने ओपन हो जाएं, उनको समझाएं, आपके ऊपर इतना विश्वास हो पेरेंट्स को कि भी हाँ हमारा बच्चा कहीं भी चला जाए वो बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा। तो इसलिए बहुत सी, इसको ज़्यादा लंबा करेंगे तो युवा भी कल्प्रेट बन जाएगा। पेरेंट तो उस रूप में है, पोजेशन के रूप में, पोजेसिव हैं पेरेंट्स, अपने बच्चों का ध्यान रखने के कारण उनकी समस्या आती है। परंतु बच्चे जो हैं वो आजकल के अपने अफेक्टेड होते हैं अपने फ्रेंड सर्कल से, दोस्तों के कारण सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। दोस्त ने क्या पहना, क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनके मन में भी होता है, मॉडर्नाइजेशन का होता है, तो उसके हिसाब से चलते हैं। परंतु हमने इतने युवा देखे हैं आज के युग के अंदर भी, टॉपर हैं हर चीज़ के अंदर, इंटेलेक्चुअल हैं और पूरे मॉडर्नाइजेशन जीवन जी रहे हैं, और उनके पेरेंट्स 100% उन पर विश्वास करते हैं। मैंने एक से पूछा था, मैंने कहा आपके पेरेंट्स आपको बोलते नहीं हैं? कहते जी मैं रोज़ शाम को अपने पेरेंट्स को A to Z अपनी सारी दिन भर की मम्मी को बताता हूँ। मम्मी आज ऐसा हुआ, पापा आज ऐसा हुआ। जो मम्मी को बातें बताने वाली होती है मम्मी को बताता हूँ, पापा को बताने वाले होते। कहता मैं 1% भी छुपाता नहीं हूँ। मैं बड़ा हैरान रह गया। वो था डॉक्टर, था कोई डॉक्टरी कर रहा था और यहाँ पढ़ता भी था। तो आप समझ सकते हैं बच्चों को भी एक कदम उठाना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स के साथ ओपन हो जाएं, इतने ओपन हो जाएं कि आपके पेरेंट्स आपके ऊपर 100% रखें कि बच्चा कहीं भी हो, कैसे भी हो। अब हम अपना उदाहरण देते हैं, हम अपने परिवार के अंदर थे, चलो हमारी एज फैक्टर हो गया अभी तो, परंतु उस समय भी ये समस्या होती थी, उस समय ज़्यादा होती थी, बल्कि अभी तो फर्क पड़ गया, उस समय ज़्यादा होता था। हमारे पूछते थे कि आप कॉलेज में को एजुकेशन था, कौन मिला, कैसे मिला, और हमारी मदर हमारी फ्रेंड बनी हुई थी, उनको हम एक एक चीज़ बता भी देते थे आकर। अब उस लड़की ने ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला, आदि क्लियर बोल देते थे। और दे आर 100% श्योर थे कि हमारे बच्चे कहीं भी गलत कदम उठा नहीं सकते। केवल गलती ना हो इसलिए पेरेंट्स का थोड़ा सा ऑब्जेक्शन रहता है, और कोई कारण नहीं होता। इसलिए बच्चों को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जैसे आपके पेरेंट्स चाहते हैं वैसा आप उनके मन के अंदर बसिए। ड्रेस में कुछ नहीं होता, ड्रेस तो कोई भी पहन लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु अगर माता पिता का आपके ऊपर 100% विश्वास होता है तो उनकी दृष्टि में कोई ड्रेस वगैरह कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉडर्नाइजेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। अब एक हमारा और
क्वेश्चन आ जाता है, आप लोगों का शायद वो कम आता होगा, वो रिलीजन के ऊपर होता है, अक्सर आम दुनिया के अंदर होता है कि माता पिता पुराने विचारों के होते हैं, मंदिर गुरुद्वारे में जाने वाले होते हैं, और बच्चे मॉडर्न होते हैं, और माता पिता जबरदस्ती उनको चाहते हैं कि ये रोज मंदिर भी जाए, भगवान की पूजा के। उनके पीछे होता है कि वो क्या करेंगे, भगवान के साथ जुड़ेंगे, थोड़ा सा उनका मॉरल वैल्यू रहेगी, परमात्मा से डरेंगे, गलत काम ना करें, इन चीज़ों के कारण। क्या आपके चारों परिवारों में से ऐसी कोई समस्या आ रही है? ये बच्चे हैं या और आपके बच्चे हैं जो आप उनको जैसा चाहते हैं वो वैसा नहीं करते, वैसा नहीं चलते, तो उसके लिए आप क्या करते हैं फिर? कोई है आपके मध्य में ऐसे परिवार? पूजा जी, रवि जी, रंजीत जी और आदेश जी, आपके साथ ऐसी कोई समस्या आ रही है, आती है, कभी आई है? मेरे ख्याल से धर्म के ऊपर ऐसा कोई हमारे फैमिली में नहीं है। बच्चे इतना संस्कारी हैं कि वो जैसे बाबा से हम लोग जुड़े हुए हैं तो बाबा का भी पूरा ध्यान कर लेते हैं, और जो अपने हमारे देवी देवता हैं उनसे भी, उनका भी माने ठीक है, कोई इतना ज्यादा विशेष इस पे नहीं है। जी। हार्दिक भाई? नहीं भाई जी लाइक मेरी वजह से मम्मा जाने लग पड़े थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो उल्टा हो गया। गौरव, आपका क्या विचार है? ऐसी कुछ भी नहीं है भाई जी हमारे यहाँ। मतलब पापा भी ज्ञान में, मम्मी भी, मैं भी। अच्छा, मतलब एक ही विचार के। ठीक है। तनिषा का तो नहीं लगता मुझे कुछ प्रॉब्लम। हाँ जी भाई जी, मैं बस ये कहना चाहती हूँ जो आज का यूथ है उनको रीजंस और लॉजिक्स चाहिए। और मुझे भी, अगर मुझे रिलीजन की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि भगवान कौन है। हमें जब तक रीजन नहीं पता, किसी चीज का लॉजिक नहीं पता, क्योंकि हम साइंस स्टूडेंट हैं, हमें चाहिए लॉजिक। उसके बिना हमें कुछ ऐसे सही नहीं लगता। आप, बहुत अच्छी बात है आपने कहा मैं साइंस स्टूडेंट हूँ। मैं तो साइंस स्टूडेंट नहीं था, मैं तो आर्ट्स में था। हम 4 भाई और एक बहन है, पांचों जने ज्ञान में चल रहे हैं, और किसी ने भी शादी नहीं कराई। जी। और हमने ज्ञान को आंखें बंद करके नहीं भी नहीं लिया, ये मैं आपको बताऊं, आंखें बंद करके नहीं लिया। हम आज तक भी अर्जुन बने हैं। अर्जुन का क्या काम था? उसने गीता में सब कुछ एक्सेप्ट नहीं किया, एक एक क्वेश्चन पूछा और उसका समाधान उसको मिला, तब वो एग्री किया। 18 अध्याय लगा दिए उसने भगवान की वर्शन को एक्सेप्ट करने के लिए। उसने एक एक बात को क्लियर किया। मैं आप युवाओं से भी यही कह रहा हूँ, जो हमारे गौरव जी हैं, हार्दिक हैं, तनिषा जी आप हैं, और हमारे हैं चौथे, हाँ हार्दिक भाई, आराध्य जी, आप ज्ञान में हैं तो इसको पूरी गहराई से अंडरस्टैंड कीजिए। आपके पेरेंट ज्ञान में चल रहे हैं, ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने तरह से जो ज्ञान लिया होगा, समझा होगा। हर व्यक्ति का अपना एक्सपीरियंस होता है। जब वो ज्ञान में चले थे उसमें वर्ल्ड की और सिचुएशन थी, वर्तमान में सिचुएशन अलग हैं। उसके अंदर ज्ञान का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे करना है, ये बहुत ज़रूरी है, चाहे आप स्टूडेंट के रूप में या जॉब के रूप के अंदर हैं। मैंने भी 25 साल जॉब किया है, और बहुत से ऐसे हमारे बीके भाई बहनों को मैं जानता हूँ, उनके साथ समस्या आती है। कोरोना काल में तो बहुतों की समस्या है, जिनकी जॉब छूट गई, ज्ञान में चलते थे, उनकी क्या क्या कंडीशन हो सकती है, यू कांट इमेजिन इवन। तो ये सारी चीज़ें हमें सिखाती हैं कि धर्म को आंखें बंद करके मत सुनिए। ज्ञान जो आप ले रहे हैं, सुन रहे हैं, जिसके कारण अपना जीवन बनाने की सोच रहे हैं कि मैं जीवन भर इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलूँगा, तो वो चलना बहुत सरल हो जाएगा जब आप उसको, पूरे ज्ञान को अपने जीवन के अंदर प्रैक्टिकली देखेंगे।
ये सुनने वाली चीज नहीं है ज्ञान, ये जीवन में अपनाने वाली चीज है। तो जब इस तरह से तनीषा ने बिल्कुल कहा कि लॉजिकली जो चीज है, लॉजिक माना कि जो आपके दिल को लगे, ये नहीं कि मैं नहीं मानूं, वो बात अलग है। जो आपके दिल को सूट करती है, आज के वातावरण के मुताबिक जो हमें सूट करती है, और ज्ञान के अंदर है, 100% है। आप किसी मॉल में जाते हैं, कोई सामान परचेज करने जाते हैं, वहाँ कौन सा सामान खरीदते हैं? वही खरीदते हैं जो आपको लेना है, जो आपको पसंद है। ऐसे ज्ञान तो बहुत विशाल है, सागर है। उसके अंदर क्या आपको चाहिए जीवन बनाने के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने मोटिवेशन के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने वर्तमान के लिए, ये सब चीज़ों को आपको इसमें मिलता है। बात होती है सर्च करने की, ढूंढने की, उससे संतुष्टि मिलती है। जो मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ उसका रहस्य यही है। ज्ञान को हर पहलू से, हर क्षेत्र के अंदर अप्लाई करके प्रैक्टिकली देखा है। स्पोर्ट्स के अंदर मैंने 100% यूज किया, ऑफिस के अंदर 100% यूज करके देखा कि ऑफिस में रहते कैसे अपने बीके होकर भी हम कैसे जीवन को जी सकते हैं। और आपको हैरानी होगी, मैं एक बहुत अच्छा कलाकार रहा हूँ। कॉलेज के अंदर ड्रामा नाटक करते थे, लड़कियों के साथ प्ले करते थे और स्टेज के ऊपर जाते थे और लोग कई तरह के ऑब्जेक्शन कर देते, घर वालों को कंप्लेंट करते थे, आज ये उसने उसके साथ ये रोल किया, जैसे होते हैं ड्रामा के अंदर। परंतु हमारे पेरेंट्स को था, विश्वास था। तो कहने का मतलब है कि ज्ञान बहुत बड़ी चीज है। इसको अगर जीवन में अपनाएंगे तो हमारे जीवन की बहुत सी समस्याओं का समाधान ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाता है। तो अभी हम आगे चलते हैं। हमारा एक क्वेश्चन है कि टेक्निकल गैजेट्स जो आजकल हमारे जीवन को बहुत दूर भी कर रहे हैं, बहुत नज़दीक भी कर रहे हैं। दूर कर रहे हैं कि फिजिकल, नज़दीक करेंगे डिस्टेंस को। ग्लोबल वर्ल्ड एक विलेज बन गया है और पड़ोसी का हमें मालूम नहीं होता। गैजेट्स इतने हो गए हैं कि हमारी डिमांड बढ़ती जाती है। जब आप जॉब में नहीं है तब पहले आपकी इच्छा होती है ये भी ले लें, ये भी ले लें, कोई डिफरेंट चीज़ें हमारे जीवन के अंदर देखने को मिलती हैं। मोबाइल आज लिया है तो कल कोई नया ऐड आता है, लगता है कि बहुत बढ़िया है, उससे सस्ता भी होगा, परंतु आपकी इच्छा होगी ये लेना चाहिए। डर डर के मम्मी को बोलेंगे पहले, फिर पापा को बोलेंगे, वो बोलेगा ये क्या करेगा। ऐसी बहुत सी बातें आती हैं। तो इसके बारे में यूथ का क्या विचार है? गौरव, आप क्या समझते हो? आता है कभी ऐसी मोबाइल बढ़िया लेना, एप्पल का मोबाइल लेने का मन हो और पैसे जेब में नहीं है, फादर से डरे कि ये बोलेंगे अगर लिया तो, मन को मार लेते हो या क्रिएट ही नहीं करने देते? नहीं भाई जी, ऐसे तो कुछ नहीं है, क्योंकि ज्यादा शौक ही नहीं है फोन का। लेकिन आज से जब मैं फार्मेसी करता था डिप्लोमा की, तब की बात है, तो जो मेरे दोस्त थे उनके पास मतलब अच्छे फोन होते थे। मतलब मेरा संग अच्छा रहा है, अच्छे, वो भी स्टडी में अच्छे थे, मैं भी। तो जो टॉपिक उनको समझ में नहीं आता था ना, तो उसको देख के मतलब उस यूट्यूब में समझते थे उस टॉपिक को। तो मेरे को मतलब है तो था मेरे पास फोन, लेकिन वो इतना वो नहीं था, मतलब जो स्मार्टफोन जिसको बोलते हैं। तो उस टाइम मेरे को, आपका माइक बंद मैं भी नया, हाँ जी, मैं भी नया फोन लूं, उसमें सीखूं। तो जब मैं पेरेंट्स से कहता था कि मेरे को अभी फोन चाहिए, तो वो मेरे को बंद हो गया माइक, क्योंकि उनको लगता था कि ये कहीं मतलब बिगड़ ना जाए, क्योंकि उस टाइम एज भी ऐसी है ना। तो उन्होंने उस आधार से सोचा, मैंने उस आधार से सोचा। तो ये भी एक वो है जनरेशन गैप का। हार्दिक भाई? हाँ जी, इधर मेरे पेरेंट्स के साथ भी होता है। लाइक अगर कुछ मांगे तो पहले मैं मम्मा को कहता हूँ, मम्मा कहते हैं पापा को कहो। जब मेरे को पता होता है पापा ने तो ना ही करनी है, बट पापा को कहता हूँ हौली हौली धीरे धीरे, जब उनका मूड सही होता है तब कहता हूँ कि पापा ये चीज। फिर वो कहते हैं क्या करनी है, ये है तो है मोबाइल, और क्या करना। तो फिर ऐसे
बट ऐसा होता है उनको जब पता लगता है ना ये चीज की जरूरत है बच्चे को, तो वो मान जाते हैं कि उस टाइम वो खुद ही कहते हैं कि नहीं, ये तेरे को जरूरत है। अकेले मोबाइल की बात नहीं, कब ड्रेस कोड भी हो सकता है, शू भी हो सकता है, ऐसी बहुत सी चीजें जो आज लेटेस्ट जो होती हैं, इसके बारे में भी कंबाइन करके बताएंगे तो अच्छा रहेगा। मतलब ड्रेस कोड के बारे में नहीं, वो टोकते, एक पिछला क्वेश्चन था ना कि लाइक कहीं जाना हो तो टोकते हैं, या ऐसा मेरे साथ होता है। लाइक मैं मम्मा को अपना फ्रेंड ज्यादा मानता हूँ, मम्मा को कहता हूँ मम्मा इधर फ्रेंड के पास जाना है तो जा सकता हूँ, मम्मी मेरी हेल्प नहीं करती, मम्मी कहती है जा पापा से पूछो। तो फिर मेरे को पता है पापा से ना होनी है, तो मैं पापा से डर डर के तो पूछ लेता हूँ, पहले मुझे पता है ना होएगी, फिर पहले ना होती है पापा से, क्या क्या करने जाना है, क्यों जाना है, पहले ऐसे के सवाल होते हैं। फिर पापा का चल मूड पता लग जाता है कि यार बेटा क्या करे। मैंने उनको पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देता हूँ पेरेंट्स को, मैं कुछ गलत आपके सामने हूँ, आप ज्ञान में जा रहा हूँ, मैं कोई गलत काम करूंगा नहीं। पहले मैं मतलब अपने आप को वार्निंग देके जाता हूँ ज्ञान कि का सर्टिफिकेट दे देते हो ना। हाँ, कोई गलत आपके सामने हूँ, जो भी हूँ आपके सामने हूँ, देखो अभी तक आपके सामने रहा हूँ ना, तो कोई गलत काम नहीं करूंगा, बट जाने दो जहाँ जाना है। तो फिर थोड़ा मूड देखकर फिर पापा मान जाते हैं आधे घंटे में। और आराध्य होता है ऐसे। हाँ जी, मैं आप तो कॉलेज में पढ़ते हो। हाँ जी, तो मैं तो हार्दिक से बिल्कुल मतलब सोच रहा हूँ, मतलब मेरे जैसा सीन है इसके साथ, बिल्कुल मेरे साथ भी एग्जैक्ट ऐसे ही होता है, मैं भी ऐसे ही बोलता हूँ। आपके बालों को देखकर तो आपके बालों हेयर स्टाइल को देख के तो लगता है कि आपके फादर कभी बोलते होंगे क्या बना रखा है, बोला कभी इन्होंने? नहीं, हेयर स्टाइल के लिए तो नहीं बोला, क्योंकि पापा ने खुद भी लंबे बाल रखे थे ना अपनी ग्रोथ में। हाँ, ये बात है, आपको प्रोटेक्शन मिल गई उनकी। ये बात। और रही बात मोबाइल ये की, तो मोबाइल मुझे भी ये पैसा बचा रहा है हेयर कटिंग। अच्छा, तभी आप कुछ नहीं कह रहे कि पैसे बच रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात ये बोल रहा है कि जब तक हम अभी ऑनलाइन क्लास चला हुआ है घर में, तो तब पापा हमने कम से कम 5-10 बार कटा लेते हैं, आपका पैसा बचा रहे हैं। अच्छी बात है जी। और मोबाइल का पहले से शौक नहीं है, बट जैसे जब कॉलेज गया तो पापा ने खुद ही बोला कि मोबाइल ले लो। मैं तो तब भी मना कर रहा था कि मोबाइल नहीं चाहिए, बट मतलब जबरदस्ती दिया। अब ईयरफोन्स है, ये मैं मना कर रहा था, ये भी जबरदस्ती मतलब लेके दिया, मैं बहुत मना की। और जूते हैं, मेरे जूते मतलब ऐसे है कि मैं पार्टी में वही पहनता हूँ, खेत में वो पहनता हूँ, बाजार को, घर पे, हर जगह एक ही जूता है मेरे पास। तो वो इतना खराब हो गया था, अब जाके पापा ने और मम्मा ने मतलब बोल के नया ले ही दिया। वैसे मैं ले ही नहीं रहा था, मतलब मेरा अपना ही है कि मैं यूज करता हूँ चीज पूरी। हमारे आराध्य में सब कुछ का बहुत अच्छा क्वालिटी है जो अभी बताया, ये बहुत मेरे लिए खुशी की बात है। सिर्फ मैंने इसको कोई चीज का ऐसा नहीं है कि ये हमको ये नहीं मिल रहा है, या हम लोग एक तो खुद ही दे देते हैं, और इसके तरफ से कोई ऐसा इच्छा कभी नहीं व्यक्त किया गया कि हमको ये कमी है मोबाइल का या ड्रेस का। बहुत अच्छी बात। तनिषा जी, आपका क्या विचार है? हाँ जी भाई जी, जैसे आपने बोला कि हमें पेरेंट कॉन्फिडेंस दिलाना बहुत जरूरी है कि हम जो भी करेंगे ठीक ही करेंगे। तो जब हमारे पेरेंट्स को हम पे कॉन्फिडेंस हो जाता है तो ऑटोमेटिकली दे देते हैं। मेरे को भी मोबाइल चाहिए था पीछे लेकिन क्लासेस के लिए चाहिए था, तो पापा ने दे दिया क्योंकि उनको पता है। बिल्कुल राइट बात है। तो बहुत अच्छी बात है। हमारा जो विशेष रूप से एक बात हम लास्ट में लेंगे, उसके बाद हम सुषमा बहन जी से आशीर्वचन के रूप में समापन में थोड़े चंद शब्दों के अंदर समापन भी करेंगे, और रतन भाई जी से भी लास्ट में 2 शब्द सुनेंगे कि फ्यूचर के बारे में पेरेंट्स को खतरा रहता है बच्चों से, खासकर बॉयज से, कि बड़े होकर ये हमारी सेवा करेंगे, हमें संभालेंगे, नहीं संभालेंगे, कैसा होगा। चाहे बच्चे आज कितने भी अच्छे हैं, परंतु उनके मन में होता है, क्योंकि आप थोड़ा बीके हैं इसलिए अभी आपके मन में नहीं होगा कि शादी होगी, तो शायद जहाँ शादी का होता है वहाँ चिंता रहती है पेरेंट्स को। परंतु भविष्य को देखकर क्या आपको चिंता का होता है कभी इस रूप के अंदर, क्योंकि आप दफ्तरों में भी काम करते हैं और बाहर दुनिया में भी काम करते हैं, उनके अनुभव को भी आप बीच में जरूर सुनाएं कि वो लोग कैसे अपने इसके बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के प्रति, अपने भविष्य के बारे में। पूजा जी, आपका कुछ अनुभव है ऐसे? आपके आस पड़ोस में आपकी फ्रेंड्स होंगी,
उनको चिंता रहती है, बच्चे बड़े होकर पता नहीं सेवा हम तो इतना कुछ करते हैं, बच्चे, ऐसी चर्चा होती होगी। आप ऐसा कोई एक्सपीरियंस सुना सकते हैं? आपका अपना ना सही, परंतु जो लोग जिस सोसाइटी में आप रहते हैं सुनते तो है ना, लोगों की बातें सुनते हैं, उस रूप के अंदर थोड़ा सा शेयर करेंगे? हाँ जी भाई जी, डर तो लगता है कभी कभी जब दूसरों को देखते हैं कि वो जब शादी हो जाती है बाहर निकल जाते हैं, या आजकल सारे ना बाहर जाने के लिए हैं, बच्चे कहते हैं हमने यहाँ थोड़ा रहना है, हमने तो बाहर जाना है। तो फिर तो होती है चिंता कि पता नहीं क्या करेंगे, है ना, आगे जाके ये हमें हमें वैसे तो पहले थोड़ी रहती थी, अब नहीं है इतनी। चलो बाबा ने कहा है कि भाग्य अपना है, जैसे जैसे हो ही जाएगा वैसे वैसे बच्चे। पर यही हमारा ये है मेन मोटिव कि ये मतलब इनका कैरियर बन जाए, ये कहीं ना कहीं सेट हो जाए। तो इस वजह से हम थोड़ा प्रोटेक्टिव हो गए हैं, नहीं तो डर तो लगता है थोड़ा थोड़ा कभी कभी डर लगता है। रवि भाई जी, आपके भाई जी मैंने तो पहले उनको गारंटी दे दी है। नहीं, आपकी तो 2 बेटियां हैं। हाँ, कौन बोल रहे हैं? एक्चुअली क्या रहता है, पेरेंट्स, हर एक पेरेंट्स की यही इच्छा रहती है कि बच्चे अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। पेरेंट्स का यही रहता है कि आज जो वक्त चल रहा है, वक्त के हिसाब से हर एक को यही चाहिए कि अपने पाँव पे कैसे खड़ा हो जाए, डिपेंडेंट ना रहे। क्योंकि सिचुएशन को देखते हुए हर पेरेंट्स की यही इच्छा रहती है। और नो डाउट हम ज्ञान में चलते हैं तो हम हर बात में सेटिस्फाई रहते हैं, ऐसी बात नहीं, टेंशन वाली बात नहीं। बस वो भाग्य में होगा, कोशिश करना, मेहनत करना, जो अपने हाथ में वो 100% करें। बाकी बाबा जाने, हम कुछ चीजें परमात्मा के ऊपर भी डाल देते हैं, जो होगा भाग्य में अच्छा ही होगा। लेकिन जहां तक कैरियर का सवाल है, बच्चे आगे ही आज पॉजिटिव हैं, उनको पता है हमें क्या करना है। तो बच्चे अपना फ्यूचर मानते हैं कि किस फील्ड में जाना है, हमें क्या करना है। सिर्फ हमारी एक मॉरल सपोर्ट रहती है, हम आपके साथ खड़े हैं, जो आपकी इच्छाएं, जो आपके सपने हैं, जो आपकी, हम आपके साथ रहेंगे। और जो आपकी जिंदगी में बड़ा करना है वो आपकी, हर वक्त कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां हमें अपने साथ देखोगे। तो बच्चे आज की डेट में अवेयर हैं। और मैं समझता हूँ कि आज एक फील्ड की बात नहीं है दोस्तों, आज ये बात नहीं हम पूछ रहे रवि भाई जी, हम पूछ रहे हैं कि पेरेंट्स को खतरा क्या है। ये तो कैरियर का तो हो चुका, अभी पेरेंट्स को खतरा क्या लगता है भविष्य को देखकर बच्चों के प्रति, सिर्फ वो बात। खतरा वैसे देखा जाए कैरियर का यही रहता है कि आज जो वक्त चल रहा है, आज अपॉर्चुनिटी के लिए दूर दूर बच्चों को जाना पड़ता है, अपनी स्टेट के बाहर भी जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर तो रहता है कि आज जो माहौल है उस हिसाब से थोड़ा सा बच्चे, पेरेंट जो होते हैं बच्चों के प्रति पॉजिटिव होते हैं कि बच्चे जहाँ रहे। नहीं, आप क्वेश्चन नहीं समझे। मेरा क्वेश्चन था कि पेरेंट्स अपने बारे में, भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं कि बुढ़ापे में हमारा क्या होगा, बच्चे अगर हमें केयर नहीं। ये मेरा कहने का मतलब ये था। नहीं, बच्चे देखो, मैंने देखा कि बेटियां जो है ना वो इतना केयरिंग है, मैं इतना भरोसा है कि मेरा, जहाँ तक अपने मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो मैं इतना सेटिस्फाई हूँ कि बच्चे कहीं भी हों लेकिन वो अपने पेरेंट्स के प्रति पूरा ध्यान रखेंगे, पूरा, इतना मतलब कॉन्फिडेंस है। आदेश भाई जी, ऐसा है, इस मामले में मैं बड़ा क्लियर मान लीजिए आप 60-70 साल के हो गए हैं, उस समय आपका बेटा कहीं बाहर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। वो समय के बारे में आपका कभी क्योंकि मैं ओल्ड एज होम में जाता हूँ, जो वहाँ बड़े 60-70 साल के लोग बैठे हैं, वो रो रहे होते हैं। उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारा धन जो है ना बच्चों के फ्यूचर निर्माण के लिए लगा रखा होता है। उनके मुख से एक शब्द निकलता है कि काश ऐसे बच्चे ही ना पैदा किए होते। बिल्कुल, हमने खुद सुना है, आंखों से आंसू आते देखे हैं। इस संबंध में आज ये उससे भी ज्यादा समस्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज तो कैरियर से रिलेटेड ही बच्चों को जानबूझ के नहीं जा रहे। किसी ने कैरियर बनाना है तो बेंगलोर में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, चल बाहर की बात तो बाद की बात आती है, वो तो बहुत ही एक्सट्रीम हो गया। यहाँ पर भी कई महीने, कई वर्ष तक वो इतने बिजी हो जाते हैं, फिर उसी लाइफ में एंजॉय करते हैं, फिर पेरेंट्स के साथ, चलो आजकल वीडियो कॉल कर लेते हैं, भले बात अलग होती है, माता पिता को संतुष्ट रहना ही पड़ता है। परंतु उस रूप में मैंने पूछा था कि आपके मन में ऐसा कभी आता है ताकि आपके बच्चे सुने कि ऐसी कंडीशन आपके, मेरे माता पिता ऐसा सोच रहे हैं, तो हमें अभी से उनको ऐसा विश्वास दिलाना चाहिए। जहां तक मेरे परिवार की बात है, मेरे और आराध्य के बीच की बात है,
तो सबसे पहले तो मैं 1% भी अपने बच्चों से 1% भी नहीं उम्मीद किया हूँ कि ये मेरा सेवा करेंगे, तब मैं इनके ऊपर डिपेंडेंट। बस मेरा कहने का भाव ये था कि पेरेंट्स, हाँ लेकिन ये मुझे पता है आराध्य के साथ, जैसे मैंने बताया कि ये थोड़ा सा उदंड भाषा में जवाब दे देना, वो सब है उसकी कमी, लेकिन इतना मुझे पूरा मैंने 100% से भी ज्यादा विश्वास है कि इसके अंदर एक केयरिंग नेचर जो है, आराध्य के अंदर एक केयरिंग नेचर इतना ज्यादा है, मजबूत है कि माँ बाप का, मैंने मेरा या मेरे मिसेज का भी, मैंने अपने मम्मी और पापा दोनों का केयरिंग नेचर इसको बहुत नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा भाई जी, मैं प्रैक्टिकल देख रहा हूँ। आप तो खैर सुना रहे हैं, मैं प्रैक्टिकल देख रहा हूँ कि आप उन माता पिता जो ओल्ड एज होम में बैठे हैं, उनके पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा इतना लायक था, इतना केयरिंग था, इतना करता था, अब उसको पता नहीं क्या हो गया है। परिवर्तन कोई पता नहीं लगता ना, चेंज। आज हमें, मेरा कहने का मतलब, पेरेंट्स को मन में ये क्रिएट ही नहीं करना चाहिए कि हम उनके ऊपर कभी डिपेंड होंगे ताकि हमारी प्रॉब्लम होगी। मेरा कहने का भाव इतना है कि अभी माइंड सेट करना पड़ेगा कि हम ऐसी करेंगे तो अच्छी बात है। आपको 100% विश्वास है, नो डाउट, सभी पेरेंट्स को होता ही है। जिनके पेरेंट्स, जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को वहां भेजा है, वो ऐसे नहीं थे, वो पूरे केयरिंग थे। परंतु क्या सोसाइटी बदल गई, क्या कारण बन गए, क्या रीजन हो गया, उनको मिले नहीं बच्चों को, बल्कि परंतु वो रीजन के कारण आज वो दूर दूर हो गए हैं। तो ये, इसके लिए वो दुख ना हो उस समय लाइफ के अंदर, उस बात को केयर करके हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। मैं इसलिए पेरेंट्स को इस रूप में बता रहा हूँ। तो इसलिए ये तो मैं 1% भी मैंने ये नहीं रखा हूँ कि डिपेंडेंट वाली बात मेरे दिल में ही नहीं, अभी से नहीं। रंजीत भाई जी, आपके मन में आता है कभी? भाई जी ऐसा कभी भी कोई टेंशन वाली बात नहीं मन में आई है कभी तक, आज तक जी। और गौरव पे पूरा विश्वास है। वो तो है ही है, विश्वास की तो आज की डेट में तो 100% विश्वास है ही है। अगर नहीं कहोगे नहीं विश्वास तो क्या होगा, नहीं कह सकते ना, सामने बैठे हैं। परंतु आने वाले समय की बात करें कि ऐसा हम समाज में देख रहे हैं ना, अभी लेटेस्ट में देखी हमने, कितने अखबारों में पढ़ते हैं, माता पिता अभी मैं देख रहा पीछे एक राज्य की सरकार कानून ला रही है कि जो माता पिता 60-70 साल से ऊपर हो गए हैं, अगर उनके बच्चे उसकी केयर नहीं करेंगे, 10,000 रुपया उनकी सैलरी से उनको महीने का, उनको गवर्नमेंट भी साथ में ऐड करेगी, उसको इश्यू करेंगे ताकि पेरेंट रुले नहीं, डिस्टर्ब नहीं हो। क्यों बना रही है सरकार? क्योंकि सोसाइटी चेंज हो रही है, प्रतिदिन बदल रहा है समय, पेरेंट्स को एम्पावर खुद होना पड़ेगा। भाई जी इसका एक है कि अपने हाथ काट के नहीं देने उनको, अपने लिए भी कुछ रखना है। बिल्कुल। ये हमने देखा है कि जिन्होंने भी अपना सब कुछ लिख दिया ना, उनको फिर नहीं पूछा उन्होंने। पूजा बहन जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा कहने का, मैं डायरेक्ट नहीं बोल पा रहा था, मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने फ्यूचर का भी सोचिए। बच्चों के फ्यूचर का तो ठीक है, आपको सोचना चाहिए, परंतु आपको अपना फ्यूचर भी रखना चाहिए ताकि आपको ऐसा समय ना आए जबकि आपको आवश्यकता हो किसी चीज की, आप अपने बच्चों की तरफ देखें। हो सकता है उसमें बच्चे के पास समय ना हो आपको देखने का, उनके अपने परिवार की समस्याएं हो, शादी हो, बच्चे हो, सोसाइटी में क्या हाल होता है मालूम नहीं है। आजकल कैरियर के अंदर 24 घंटे युवाओं को जॉब में लगे रहते हैं, क्या क्या होता है ये हम सब जानते हैं। मेरा कहने का भाव ये था। तो इस तरह से हमारा आज का ये बहुत ही सुंदर जो कार्यक्रम चला है, उसमें आप सभी ने बहुत अच्छे अच्छे अपने अनुभव शेयर किए हैं और प्रैक्टिकल जीवन के अंदर जो हमारी समस्याएं आई हैं उसको भी हमने शेयर किया है और उसका समाधान भी ढूंढा है। मैं समझता हूँ हमने एक अच्छा ब्रिज बना लिया आपस में, अंडरस्टैंडिंग करने का, एक दूसरे को समझने का। तो हमारे बीच में सुषमा बहन जी हमारे बीच में बैठे हैं, शायद उनसे मैं कहूँगा 2 शब्द समापन के, आपको कैसा जो हमने सुना इन सभी पार्टिसिपेंट का, उनके उपलक्ष्य में 2 शब्द कहना चाहेंगे। अपना माइक ऑन कर लें बहन जी।
ओम शांति। आज की जो डिस्कशन रही है बहुत सुंदर रही है। आशा है कि इससे जो ज्ञान में चलने वाले बच्चों ने, उनके पेरेंट्स ने बहुत सुंदर अनुभव सुनाया है, और वो उस पर केवल वही नहीं लेकिन और भी जो इसको सुनने वाले हैं, जो सुन रहे हैं, जिन्होंने सुना है और आगे भी YouTube पर सुनेंगे और वो भी इसके लाभ लेंगे, क्योंकि अभी जो आज के बच्चों की आगे जो परिस्थितियां हैं वो अलग तरह की चैलेंजेस आ गई हैं, और जिस चैलेंजेस को शायद पेरेंट्स ने भी नहीं कभी सोचा होगा, कभी इस तरह से हो सकता है। इसके कारण बच्चे भी कोई थोड़ा जिद्दी हो गए हों, कुछ ऐसे सख्त स्वभाव के हो गए हों, लेकिन पेरेंट्स को उसका ब्रिज बनाने के लिए थोड़ा इस बात को सोचना होगा कि जैसे वॉशिंग मशीन में हम कपड़े डालते हैं, एक साथ डालते हैं, लेकिन उसमें कुछ तो धुल जाता है, लेकिन उसमें कुछ जिद्दी मैल जो है वो कॉलर पर और बाजू पर रह जाती है, लेकिन उसके लिए हम दुखी नहीं होते हैं, लेकिन उसके लिए फिर हम ये करते हैं कि नहीं, ये जो मैल है इसमें एक्स्ट्रा साबुन लगा करके इसको फिर से ब्रश से रगड़ देना पड़ेगा। तो ये उस समय ऐसी जो परिस्थितियां हैं, इसमें जो कोविड टाइम है, इसमें हमें एक प्यार का ब्रश, धीरज का साबुन प्रयोग करना पड़ेगा, और धीरज और सहनशीलता से आत्मा की जो प्रतिरोधकात्मक शक्तियां हैं, ये शक्तियां बढ़ जाने से जो नेगेटिव व्यवहार वाली बातें हैं तो वो अपने आप ही सब समाप्त हो जाएंगी। तो उसके साथ साथ जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन से भी कुछ काम जो है वो वाइब्रेशन से और ना बोल करके भी, और वाइब्रेशन से भी घर का माहौल एक सुंदर और अच्छा सौहार्दपूर्ण हो जाता है, ऐसा समझते हैं और ऐसा करेंगे जी। अभी प्रीतिवन गीत सुनाएगी? जी जी, हाँ मैं बोलने वाला था। अच्छा। कि हमने हाँ मैं उसने बोला था आपके बाद ही बोलूंगी मैं। हाँ तो मैंने जी। हमने एक अपनी बहन जी को सोलन से, हमारे बहुत अच्छा, जिनका मधुर आवाज़ है गाने की, गले की, हमने उनके कई गाने सुने हैं। अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक सुंदर सा गीत आज के इस कार्यक्रम के लिए लेकर आए। प्रीति बहन। ओम शांति। सभी बच्चों का अपने माता पिता के लिए प्यार रहता ही है, तो शब्द गीत के द्वारा बच्चों की तरफ से माता पिता के लिए स्पेशली। मम्मी पापा सुनो, मैं कहूँ शान से, सारी दुनिया में तुम दोनों के नाम से मेरी पहचान है। आप दोनों ने जो मुझको दी जिंदगी, उम्र भर भी चुकेगा नहीं ये जो एहसान है, ये जो एहसान है। तेरी ममता से रोशन है जीवन मेरा, मेरा मुझ में नहीं कुछ है सब कुछ तेरा। तेरी ममता से रोशन है जीवन मेरा, मेरा मुझ में नहीं कुछ है सब कुछ तेरा। लूं जन्म जब भी मैं तेरा चल मिले, देख चेहरा तेरा मेरी सुबह खिले, तू मेरी जान है। मम्मी पापा सुनो, मैं कहूँ शान से, सारी दुनिया में तुम दोनों के नाम से मेरी पहचान है। मेरी आँखों से
से सपने वो बुनते रहे, मेरी राहों से कांटों को चुनते रहे। मेरी आँखों से सपने वो बुनते रहे, मेरी राहों से कांटों को चुनते रहे। जब कभी भी मैं मुश्किल घड़ी में रही, पाया मैंने उन्हें मेरे संग में खड़ा, पापा वरदान है। मम्मी पापा सुनो मैं कहूँ शान से, सारी दुनिया में तुम दोनों के नाम से मेरी पहचान है, मेरी पहचान है, मेरी पहचान है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर आवाज, जोरदार तालियों के साथ हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत सुंदर हमारे कार्यक्रम को आपने बनाया। तो अभी मैं कार्यक्रम को समापन की तरफ चलते हैं। हमारे रतन भाई जी हमारे मध्य में बैठे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आज के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में 2 शब्द और वोट ऑफ थैंक्स, धन्यवाद सबका रखेंगे। रतन भाई जी जो हमारे जम्मू अखनूर सेवा केंद्र पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं पिछले 50 वर्षों से भी ऊपर, और हमारे युवा प्रभाग के आप बहुत सीनियर मोस्ट मेंबर हैं हमारे साथ सेवाओं में। रतन भाई जी। ओम शांति भाई जी। आज के इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर सुचारू रूप से संपन्न किया आपने। मुझे लगा कि अगर हम प्रश्न थोड़े कम कर सकते, 5-6 प्रश्न लेते और संख्या अगर ज्यादा कर सकते ना, तो और ज्यादा हमें विचार सुनने को मिलते। रतन भाई जी क्वेश्चन अपने बीके होने के कारण ज्यादा बन नहीं रहे थे। बीके भाई बहन थे ना, तो उतने क्वेश्चन वो टिपिकल नहीं बन रहे थे। नहीं, फिर भी अगर संख्या थोड़ी बढ़ जाती ना तो हमें ज्यादा अच्छे विचार मिल पाते। तो ये तो एक बर्निंग इश्यू है, बर्निंग टॉपिक है, आज के समय की बड़ी समस्या है और इसको लेना बहुत उचित था। तो आज के पेरेंट्स डे पे आपने ये लिया, तो ये तो बहुत बढ़िया बात हुई है। और जो विचार हमारे साझा हुए हैं उसमें भी बहुत सुंदर एक दूसरे को इंट्यूशन मिली है, मोटिवेशन मिली है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी भाई बहन इसमें भाग ले रहे थे, नेचुरली उनके जीवन में कुछ ना कुछ नया आएगा। कुछ जो छोटी मोटी बात उनके ध्यान पे नहीं थी वो उनके ध्यान पे आई होगी, और वो आगे से अपने जीवन में, जैसे सभी ने कहा भी कि हम सुधार करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। माता पिता ने भी उनके बारे में अच्छे से बताया और बच्चों ने भी अपने माता पिता के विषय में अच्छे से बताया। तो एक वो जो ब्रिज हम बनाना चाहते हैं, गैप कम करना चाहते हैं, वो नेचुरली होगा। तो ऐसे कार्यक्रम आप कर रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद है। और सभी ने जिन्होंने भाग लिया है अलग अलग स्थानों से, जैसे जलंधर से, कुरुक्षेत्र से, सोलन से, जम्मू से, उन सभी को, माता पिता को और भाई बहनों को जिन्होंने भाग लिया, बच्चों ने, उन सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। कि आप इसी प्रकार इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहें और हमारे कार्यक्रम सफल होते रहें। और अरुण भाई जी का जो अथक प्रयास है, उनकी सेवाएं जो हैं वो फलीभूत होती रहे। बाबा हमारे साथ है, परंतु फिर भी हम सबके सहयोग से ही ये सारा कुछ होता है। और सभी भाई बहनों से हम अक्सर ये कहते हैं कि जो भी YouTube पे हमें हमारे कार्यक्रमों को में पार्टिसिपेट करते हैं, वो बीच बीच में सब्सक्राइब भी करें जिन्होंने नहीं किया है, ताकि आपको इन कार्यक्रमों का सारा ब्यौरा मिलता रहा करे। तो बहुत बहुत धन्यवाद अरुण भाई जी का और सभी भाई बहनों का जिन्होंने भाग लिया है। ओम शांति। ओम शांति। आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट बाबा परमात्मा को याद करके। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। शांति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम 1 मिनट साइलेंस में होकर फिर अपने इस कार्यक्रम को समापन करेंगे।